छात्रावास प्रबंधन पे। तो दोस्तों छात्रावास प्रबंधन, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इस पद में जो छात्रावास होता है, छात्रावास अधीक्षक होता है, वो क्या करता है, छात्रावास का प्रबंधन करता है, संपूर्ण छात्रावास का मैनेजमेंट करता है, संपूर्ण छात्रावास का मैनेजमेंट करता है अधीक्षक। तो यह मैनेजमेंट किस प्रकार से करता है, क्या उसकी पृष्ठभूमि होती है, क्या उसे कार्य करने होते हैं, और एक अच्छा मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, ये हम देखते हैं। तो छात्रावास प्रबंधन पे सबसे पहले देखते हैं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कि क्यों छात्रावास इस प्रणाली पर आधारित है, किस प्रकार हुआ। तो आप भी जानते हैं कि प्रारंभ में हमारी वैदिक संस्कृति में गुरुकुल और आश्रम शिक्षा प्रणाली थी, अर्थात बच्चे क्या है अपने घर का परित्याग करके, घर का त्याग करके गुरुकुल आते थे, गुरु के आश्रम आते थे और गुरु आश्रम में ही क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है। और आप जैसा सभी जानते हैं, इसके लिए वो क्या करते थे, घर का परित्याग करते थे, घर अपने त्याग कर देते थे और अध्ययन के लिए आते थे। इसमें क्या होता था कि गुरु की जो भूमिका है वह माता पिता और संरक्षक की भूमिका तीनों होती थी, क्योंकि गुरु क्या कर रहा था, एक संरक्षण भी प्रदान करता था, वो उसके आश्रम में आके रह रहे थे और माता पिता जैसे उनका ध्यान भी रख रहा था। पर इसी वर्तमान प्रणाली में क्या हो गया है कि गुरुकुल और आश्रम शिक्षा प्रणाली का उन्नत संस्करण आप किसे कहते हैं, छात्रावास आश्रम, छात्रावास और आश्रम को कहते हैं। जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि आदिम जाति कल्याण विभाग जो है छात्रावास आश्रमों दोनों का क्या करता है, प्रबंधन करता है, दोनों को संचालित करता है। तो छात्रावास वे हैं जहां बच्चे कक्षा 6वीं से लेके कॉलेज तक, पीजी तक, यूजी तक अपना अध्ययन करते हैं और रहवास करते हैं और अध्ययन हेतु अन्यत्र स्थान पर जाते हैं, अन्यत्र स्थान पर जाते हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज जो हो गया वहां जाते हैं। आश्रम सुविधा क्या है, आश्रम सुविधा में सेम टू सेम ऐसा है कि बच्चे यहाँ रहवास भी करते हैं, यहाँ रहते भी हैं आश्रम में, और आश्रमों में रहने के साथ साथ आश्रम कंपाउंड में ही इनका स्कूल होता है, उस स्कूल में भी क्या करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तो आश्रम व्यवस्था दो प्रकार से है, पहला 1ली से 5वीं तक जिसको हम प्राथमिक आश्रम बोलते हैं, दूसरा होता है 6वीं से लेकर 8वीं तक जिन्हें हम माध्यमिक आश्रम बोलते हैं। यह आश्रम छात्रावास अधीक्षक श्रेणी स के अंतर्गत आ रहे हैं वर्तमान में। तो ये आश्रम है। तो और छात्रावास में आप जानते हैं कि छात्रावास में मैंने बताया था एक प्री मैट्रिक छात्रावास होता है जिसमें कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चे अध्ययनरत होते हैं। एक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास होता है जिसमें कक्षा 11वीं से लेकर कॉलेज तक के बच्चे रहते हैं। इसी पोस्ट मैट्रिक के दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, एक होता है यूजी अंडर ग्रेजुएट और एक होता है पीजी। पीजी के लिए विशेष रूप से स्नातकोत्तर छात्रावास बनाए जाते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था है छात्रावास आश्रम की। तो यहाँ पर भी क्या है, पृष्ठभूमि वही है कि बच्चे अपने घर का त्याग करेंगे, बच्चे गुरु के जो अभी वर्तमान में जो गुरु है वो कौन है, वह अधीक्षक है, वह गुरु ही क्या है, अधीक्षक है, इसके संरक्षण में और इसके मार्गदर्शन में रहेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं कि यह व्यवस्था क्या है, कि अधीक्षक को क्या यहाँ पे कहा गया है। तो अधीक्षक एक संवेदनशील अभिभावक है। किस प्रकार का अभिभावक है, संवेदनशील, जो कि बच्चे उसके निरीक्षण में, उसके संरक्षण में रहते हैं तो प्रत्येक बच्चों पर वह संवेदनशीलता से व्यवहार करता है और एक अभिभावक की भूमिका निभाता है। माता पिता के साथ किसकी भूमिका निभा रहा है, एक अभिभावक की भूमिका अधीक्षक क्या करता है, निभाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, छात्रावास आश्रम क्यों प्रारंभ किया गया। इसके लिए यह होता है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने क्या किया, शिक्षा सबके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल स्कीम प्रारंभ की। एजुकेशन फॉर ऑल आप सभी जानते हैं शिक्षा का अधिकार है, उससे अंतर्गत ये प्रदान किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब शिक्षा आप सभी को दे रहे हैं तो आर्थिक और रूप से जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बहुत सारे बच्चे क्या होते थे, अध्ययन के नाम से और दूरी के नाम से और अन्य कारकों के कारण क्या करते थे, पढ़ाई को बीच में क्या कर देते, छोड़ देते थे, मतलब शाला का त्याग कर देते थे। ऐसे बच्चों को जो शाला का त्याग न करें, माँ बाप मान लीजिए किसी कार्य में बाहर चले गए तो बच्चे भी उनके साथ पलायन कर जाते थे और अपने अध्ययन का त्याग कर देते थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे और कमजोर वर्ग के बच्चे या ऐसे बच्चे जो इनको अध्ययन बाहर करना है लेकिन उसके क्षेत्र में वो सुविधा नहीं है, ऐसे सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक और उच्च शिक्षा दोनों के लिए क्या प्रारंभ किया गया, छात्रावास आश्रम प्रारंभ किया। आप देख रहे हैं प्री में आश्रम जो है आपके प्रारंभिक शिक्षा के लिए है, आश्रम जो है आपका प्रारंभिक शिक्षा के लिए है, माध्यमिक शिक्षा के लिए आपका छात्रावास है, उच्च शिक्षा के लिए भी आपका पोस्ट मैट्रिक छात्रावास है। इसलिए जो छात्रावास हैं वो सभी क्रमों में क्या किए गए, प्रारंभ किए गए, स्टार्ट किए गए। और इन छात्रावासों में अधीक्षक की भूमिका है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है, बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्वक कार्य है। क्योंकि आप देखेंगे कि एक घर में मान लीजिए 2 से 3 बच्चे हैं तो उनका केयर करना,
माता पिता के लिए कितना चुनौतीपूर्ण कार्य करता है। उन बच्चों की सभी ज़रूरतों का ध्यान रखना, बच्चे क्या फील कर रहे हैं भावनात्मक रूप से उनका ध्यान करना, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है, तकलीफ है, स्वास्थ्यगत है, तो इन सभी चीज़ों की कौन करते हैं, माता पिता करते हैं। तो वही सोचिए जब इन बच्चों की संख्या मिलकर आपके पास 40 से 50 हो जाए, तो इन 40 से 50 बच्चों का आप क्या करना, पूरी जिम्मेदारी तय करना, इनके साथ रहना, इनकी बातों को समझना, एक एक पर्टिकुलर बच्चे का अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो सभी की समस्याओं को वर्गीकृत करना और उन सभी का ध्यान रखना, तो इसलिए अधीक्षक की भूमिका क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसलिए छात्रावास का प्रबंधन करने के लिए जो ये टॉपिक का समावेश किया गया है और बाल मनोविज्ञान का जो टॉपिक का समावेश किया गया है वो इसलिए किया गया है कि अधीक्षक में ये वांछित गुण है कि वो छात्रावास आश्रम के प्रबंधन को समझ सके, वो बाल मनोविज्ञान को समझ सके। आगे चलते हैं। अधीक्षक की केंद्रीय भूमिका, जैसे हमने स्पष्ट किया कि अधीक्षक क्या है, यहाँ पे एक संवेदनशील भूमिका है, उसके कार्य कैसे काफी चुनौतीपूर्ण है। और वो माता पिता इसलिए कहा जाए कि बच्चों को वह दोनों तरीके से अर्थात केयर कर भी और अनुशासन के द्वारा भी सभी माध्यम से क्या करता है, बच्चों को वह सिखाने की क्या करता है, कोशिश करता है, बच्चों को एक नियम में रखने की कोशिश करता है। और इसलिए वह माता पिता सब अभिभावक सभी का कार्य करता है। तो अधीक्षक क्या है, एक संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण भूमिका में यहाँ होता है। आगे देखते हैं कि अधीक्षक के कौन कौन से छात्रावास प्रबंधन के जो बिंदु हैं। छात्रावास में दोस्तों ये कुछ मूलभूत बिंदु हैं जो मैंने आप लोग के लिए बनाए हैं कि छात्रावास में सबसे महत्वपूर्ण होता है एक प्रशासनिक प्रबंधन की, छात्रावास का प्रशासन किस प्रकार चलेगा। उसके बाद जितने भी अभिलेख होते हैं, जितने भी शासकीय रिकॉर्ड होते हैं, पंजियां होती हैं, उनका संधारण करना भी एक उचित कार्य है, एक नियमित कार्य है जिसे अधीक्षक को किया जाना है। इसके पश्चात रहवास के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों का खाना पीना, बच्चों का खान पान, तो इसके लिए मेस व्यवस्था संचालित होती है। तो इस मेस व्यवस्था का प्रबंधन भी कौन करेगा, अधीक्षक ही करेगा। साथ ही साथ भवन, बिजली, पानी, मतलब अधोसंरचना, बच्चों को नियमित रूप से अधोसंरचना सुविधाएं प्राप्त हों, इसका भी प्रबंधन इसमें इंक्लूड होता है। स्वास्थ्य और आपात प्रबंधन, स्वास्थ्यगत समस्याएं हैं या आपातकालीन कोई स्थिति आ जाती है तो उस समय कैसे प्रबंधन। और अंत में चूंकि बच्चे यहाँ सीखने के उद्देश्य से आ रहे हैं तो उसमें नैतिक गुणों का भी समावेश करना अधीक्षक के लिए आवश्यक है। तो नैतिकता का प्रबंधन, नैतिक प्रबंधन भी इस छात्रावास प्रबंधन का एक टॉपिक है। इसके बाद चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि जो विभाग है, जिस विभाग के लिए हम ये छात्रावास प्रबंधन पढ़ रहे हैं, प्रशासनिक प्रबंधन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रशासनिक पद संरचना इस विभाग की कैसी है। तो विभाग आप सभी जानते हैं, विभाग कौन है, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग। विभाग का नाम है आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग। वर्तमान में इस विभाग के मंत्री हैं श्री रामविचार नेताम जी। आपको याद रखिएगा मंत्री कौन है, श्री रामविचार नेताम जी। श्री रामविचार नेताम जी इस विभाग के मंत्री हैं। तो सबसे पहले मंत्री हैं विभाग के, तो इसकी प्रशासनिक संरचना किस प्रकार होती है, विभाग की प्रशासनिक संरचना क्या होती है, हायरार्की क्या होती है, वो देखिएगा कि सबसे पहले सबसे सर्वोच्च में होते हैं सचिव। विभाग के एक सचिव होते हैं। विभाग के सचिव के अंतर्गत जो हैं आपके नियोक्ता, जो हमारे नियोक्ता होते हैं वो आयुक्त होते हैं, कमिश्नर होते हैं। कमिश्नर के बाद ये मंत्रालय स्तर पर है। सचिव कहाँ बैठते हैं, मंत्रालय पे। आयुक्त कहाँ बैठते हैं, सचिवालय पे। सॉरी गलती है, मंत्रालय में आपको मिलेंगे। आयुक्त कहाँ मिलेंगे आपको, विभाग, जो विभाग वाला हमारा इंद्रावती भवन है, विभागालय में यहाँ मिलेंगे। आयुक्त जो है विभाग के प्रमुख हैं। सहायक आयुक्त कहाँ मिलेंगे आपको, जिला स्तर पे। अर्थात जिला स्तर पे कौन प्रमुख होता है, हमारा सहायक आयुक्त होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का पद होता है, वह प्रमुख होते हैं। इसके बाद अगर आप आदिवासी विकासखंड, चूंकि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल आदिवासी विकासखंड कितने हैं, 85 हैं। तो अगर इस आदिवासी विकासखंडों में क्या होता है, एक मंडल संयोजक की नियुक्ति की जाती है जो सहायक आयुक्त और छात्रावास अधीक्षक के मध्य कड़ी का कार्य करता है। तो मंडल संयोजक एक पद होता है। ये पद किन जिलों में होता है, ये पद होता है आदिवासी विकासखंड, जो विकासखंड आदिवासी होंगे वहां पर क्या होगा, एक मंडल संयोजक का पद होगा। इसके बाद कौन है, आपके छात्रावास में आपके छात्रावास अधीक्षक होते हैं। तो हिरार्की पदक्रम क्या है कि छात्रावास अधीक्षक के ऊपर एक मंडल संयोजक आदिवासी विकासखंडों में, सहायक आयुक्त होता है जो जिला स्तर पे होता है, आयुक्त हो जाए विभाग का विभागाध्यक्ष प्रमुख होता है, और सचिव जो है हमारा मुख्य मंत्रालय पे होते हैं। और आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री कौन है, रामविचार नेताम जी। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि छात्रावास में प्रबंधन करने के लिए मुख्य रूप से कौन है उत्तरदायी, छात्रावास अधीक्षक होते हैं। और उसके सहयोग के लिए क्रमशः उनकी सीट के आधार पर क्रमशः चतुश्रेणी कर्मचारी होते हैं। ये चतुश्रेणी कर्मचारी
क्या करते हैं कि सभी प्रकार के कार्यों में, छात्रावास के सभी प्रबंधनी कार्यों में क्या करते हैं, अधीक्षक की सहायता करते हैं। अधीक्षक के निर्देशों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, निर्देशों का पालन करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि पूर्ण मैनेजमेंट किसके ऊपर निर्भर करता है, छात्रावास स्तर पे अधीक्षक पर निर्भर करता है, जिला स्तर पे किस पर निर्भर करता है, सहायक आयुक्त पर निर्भर करता है, और विभाग स्तर पे सचिव और आयुक्त पर निर्भर करता है। तो इसके बाद ये हमारी प्रशासनिक पद संरचना हो गई। इसके बाद देखते हैं कि छात्रावास प्रबंधन प्रारंभ कहाँ से होता है। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको बनाया है कि छात्रावास प्रबंधन किस प्रकार से हम प्रशासनिक प्रबंधन करेंगे। तो प्रशासनिक प्रबंधन में दोस्तों सबसे पहले आवश्यक होता है कि छात्रावास संचालन नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। अधीक्षक को पहले क्या होना चाहिए, छात्रावास संचालन नियमों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में जो मूल नियम है वह छात्रावास संचालन नियम सन 2010-11 संचालित है, और इस नियम में समय समय पर मूल नियम में आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जाते हैं। तो अधीक्षक को ये प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि अधीक्षक इन संशोधनों की जानकारी में क्या रहे, अद्यतन रहे। अब ये अद्यतन किस प्रकार रहेगा, अद्यतन रहने के लिए वह विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम जो संचालित किए जाते हैं उसमें सक्रिय सहभागिता दिखाए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से सुने, उनको समझे और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्या के सक्रिय रहे। तो इससे वह जान जाएगा कि क्या नियम, संचालन नियमों में क्या क्या संशोधन हो रहे हैं। इसके बाद विभिन्न शासकीय जो आदेश आते हैं, शासकीय जो हमारे पास दिशा निर्देश परिवर्तित होते हैं, दिशा निर्देश आज आपको प्रभावी रूप से उनका संकलन करके रखें, ताकि उसे ये पता हो कि कौन कौन से नियम जो हैं वो किस किस प्रकार से रखे जा रहे हैं, किस प्रकार से संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ पत्राचार, जो विभिन्न सहायक आयुक्त कार्यालयों के द्वारा समय समय पर नियमों के परिवर्तन स्वरूप पत्राचार होते हैं, और वह स्वयं सहायक आयुक्त कार्यालय से भी दिशा निर्देश क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो ये था दोस्तों हमारे बीच क्या कि छात्रावास संचालन के नियमों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। छात्रावास से प्रवेश किस आधार पर दिया जाएगा, मेस आहरण स्कॉल किस आधार पर बनेगा, मेस के नियम क्या है, मेस का टाइम टेबल क्या है, बच्चों के नियम क्या है। तो ये सभी नियमों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो प्रशासनिक प्रबंधन पे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आप याद रखिएगा क्या है, नियमों का ज्ञान। पहले क्या होना चाहिए, नियमों का ज्ञान। नियमों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। नियमों के पश्चात अब चलते हैं आगे कि प्रशासनिक प्रबंधन में क्या होता है कि छात्रावास अधीक्षक की सहायता हेतु, और चूंकि छात्रावास अधीक्षक बच्चों के बीच कार्य कर रहा होता है तो व्यावहारिकता पे बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिनका समस्या का समाधान व्यवहारिक स्तर पर भी, मतलब ग्राउंड के स्तर पर भी आराम से हो जाता है। तो इन्हीं छात्रावास अधीक्षकों को हेल्प करने के लिए, छात्रावास अधीक्षक की इन व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने के लिए विभिन्न समितियों का उल्लेख किया गया है। तो ये विभिन्न समितियां छात्रावास स्तर पे, ये समितियां किस पे बनती हैं, छात्रावास स्तर पे बनाई जाती हैं। तो ये छात्रावास स्तर पर, जैसे प्रमुख समिति है प्रवेश समिति, नाम से स्पष्ट है वह समिति जो प्रवेश संबंधी मापदंडों के लिए छात्रावास अधीक्षक की सहायता करेगी, प्रवेश संबंधी निर्धारण करेगी। उसके बाद होता है निगरानी समिति, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं उनके सहयोग से निगरानी समिति गठित की जाती है। यह निगरानी समिति समय समय पर छात्रावास की निगरानी करेगी और अधीक्षक के द्वारा बताए गए समस्याओं को क्या है, उचित स्तर पर क्या करेगी, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेगी, निगरानी समिति होती है। इसके बाद मान लीजिए आपके साथ छात्रावास किसी ग्राम पंचायत में है, आपको पानी की कोई समस्या हो रही है, आपके क्षेत्र के पंच और सरपंच समिति में हैं, आप उन्हें बताएंगे कि छात्रावास से भाई मुझे पानी की समस्या हो रही है, बोर चल नहीं रहा है, या नल मुझे सही समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो वो पंच और सरपंच क्या करेंगे, बच्चों की सुविधा के लिए क्या करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। आप उन्हें बनाएंगे बिजली कटौती अधिक हो रही है, बच्चों की परीक्षाएं आ रही हैं। तो इस प्रकार से जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनका समाधान कौन करता है, इस निगरानी समिति के माध्यम से भी कई सारी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसके बाद आपके यहाँ बच्चे रहते हैं तो उन बच्चों के पालकों की भी एक समिति आप निर्मित करते हैं, और साथ ही साथ एक छात्र संघ समिति का निर्मित करते हैं, जहाँ बच्चे क्या करते हैं, छात्र संघ समिति का इसलिए बनाया जाता है कि बच्चे जिम्मेदारी समझें। अगर आप किसी बच्चों को बिजली विभाग का सचिव बना दिए हैं, या आप आपको अनुशासन प्रभारी बना दिए हैं, तो बच्चों के अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करना इसका उद्देश्य होता है। किसका विकास करना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना। तो ये विभिन्न प्रकार की समितियां हैं जो छात्रावास में सुगम संचालन के लिए बनाई जाती हैं, और इन सभी समितियों का प्रधान सचिव कौन होता है, छात्रावास अधीक्षक होता है। और आवश्यकता अनुरूप विभिन्न समितियों का गठन समय समय पर क्या किया जाता है, किया जाता है।
इसके बाद देखते हैं कि प्रशासनिक प्रबंधन में अधीक्षकों के दायित्व कहाँ कहाँ से प्रारंभ होते हैं। प्रशासनिक प्रबंधन में एक पूरा है, एक पद का, एक कार्य का श्रेणी है, कार्य किस प्रकार प्रारंभ होता है। तो इस कार्य को मैंने सत्र के प्रारंभ से जमाया है कि सबसे पहले क्या होता है कि सत्र मान लीजिए प्रारंभ होने वाला है, तो उसके लिए प्रवेश प्रक्रिया संबंधित कार्यों की पूर्ति, प्रवेश प्रक्रिया मतलब छात्रों को रिक्त सीटों के संबंध में जानकारी देना, पालकों को जानकारी देना कि हमारे यहाँ इतनी सीटें क्या हो रही हैं, रिक्त हो रही हैं, इतने रिक्त सीटों के लिए हमारे पास इतनी सीटें उपलब्ध हैं, इतनी सीटों में आप फॉर्म कब तक जमा कर सकते हैं, फॉर्म के लिए आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, फॉर्म की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो ये सभी एक संक्षेप में सभी प्रवेश प्रक्रिया संबंधित कार्यों की पूर्ति कौन करता है, अधीक्षक करता है। प्रशासनिक दायित्व में पहला नंबर उसका दायित्व आता है। इसके बाद प्रवेश नियमों के अनुरूप प्रवेश में भी जो नियम, छात्रावास संचालन नियम 2010-11 देखा है हमने, उसमें जो नियम बनाए गए हैं उस नियमों के अनुरूप प्रवेश होना चाहिए बच्चों का। इसके साथ वह सत्र पूर्व यह आवश्यक करे कि जो भी आवश्यक संसाधन बच्चों के लिए चाहिए होते हैं, आवश्यक है, तो उन आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता संस्था स्तर पर है या नहीं। अगर संस्था स्तर पर उपलब्धता है उनकी तो उपलब्धता है तो ठीक है, अगर उपलब्धता नहीं है तो वो क्या करे, उच्च कार्यालय अर्थात जो हमारा सहायक कार्यालय है, ACTW बोलते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट, ये ट्राइबल वेलफेयर, इसके ऑफिस से क्या करे, वह इन संसाधनों के लिए मांग के लिए अपने मांग प्रेषित करे। इसके बाद जो उपलब्ध संसाधनें हैं उन संसाधनों का उचित संधारण करना भी अधीक्षक का दायित्व है। मान लीजिए आपके पास चादर है, कंबल है, आपके पास पलंग है, मच्छरदानी है, तो इनका उचित संधारण ताकि ये नष्ट ना हो और जो आगामी आने वाले बच्चे हैं उनको साफ सुथरे और व्यवस्थित चीज़ें प्राप्त हो, ये भी करना किसका दायित्व है, अधीक्षक का दायित्व है। इसके बाद जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं उनके मध्य सत्र प्रारंभ के पूर्व ही आवश्यक कार्यों पर चर्चा करना है कि भाई सत्र प्रारंभ हो रहा है, हमें ये कार्य करने हैं, कार्य की प्राथमिकता है। मान लीजिए आपकी कार्य की प्राथमिकता है संस्था की सफाई अच्छे से हो, आपकी प्राथमिकता है कि सभी चादर धुले होने चाहिए, आपकी प्राथमिकता है कि सभी पलंगों को हम बच्चों के कमरों में एडजस्ट करें, उनकी संख्या के हिसाब से सेट करें। तो इस प्रकार के जो भी आवश्यक कार्य हैं इनको किससे चर्चा करना है, अपने चतुर्श्रेणी कर्मचारियों से चर्चा करना है और उन्हें आदेशित करना है कि ये सभी कार्य क्या हैं, समय पर पूर्ण हो जाएं। अर्थात कर्मचारियों के मध्य उचित कार्य विभाजन का भी दायित्व किसका होता है, प्रशासनिक प्रबंधन के अंतर्गत अधीक्षक का दायित्व होता है। इसके बाद तो छात्रावास प्रबंधन के बिंदुओं में हम देखे हैं कि हमने देखा था कि छात्रावास प्रबंधन के विभिन्न बिंदु होते हैं, जैसे होता है एक प्रशासनिक प्रबंधन, अभिलेखों का प्रबंधन, मेष प्रबंधन, अधोसंरचनात्मक प्रबंधन, स्वास्थ्य और आपात प्रबंधन और नैतिक प्रबंधन। तो इसमें हम पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि प्रशासनिक प्रबंधन क्या होता है। तो प्रशासनिक प्रबंधन के अंतर्गत हमने क्या क्या देख लिया था कि हमने ये देखा था कि छात्रावास के नियम संचालन का ज्ञान होना हमें आवश्यक है, और ये नियम संचालन वर्तमान में मूल रूप से कौन से हैं, 2010-11 के, और यथा समय समय पर इन नियमों में क्या होता है, संशोधन होता है। और ये संशोधन क्या होते हैं, इन संशोधनों को अधीक्षक को जानना क्या है, आवश्यक है, और इसका अभिलेखीकरण भी करना क्या है, आवश्यक है। तो ये हमने देख लिया था। इसके बाद ये देखा था कि छात्रावास में एकाधिक कार्य होते हैं जिन कार्यों में चतुश्रेणी कर्मचारियों की नितांत आवश्यकता होती है। तो सत्र आरंभ के पूर्व, जो सत्र आरंभ होने वाला है इसके पूर्व क्या करना है, इसके बाद सभी चतुश्रेणी कर्मचारियों से निर्धारित कार्यों की चर्चा करनी है और उन्हें कार्यों का विभाजन करना है कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप सफाई करेंगे। तो इस प्रकार सत्र आरंभ के पूर्व जो चतुर्श्रेणी कर्मचारियों से कार्य लेना अधीक्षक के प्रशासनिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। और इसके बाद आता है जो उपलब्ध संसाधन हैं छात्रावास में उसे किस प्रकार उचित उपयोग करना है। सत्र आरंभ के पूर्व कौन कौन से संसाधन होने चाहिए, चादर होना चाहिए, कंबल होना चाहिए, मच्छरदानी होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उच्च कार्यालय को क्या करना चाहिए, उसकी मांग प्रेषित करना चाहिए। उच्च कार्यालय से मांग आपूर्ति में मान लीजिए विलंब हो रहा है तो आप उसे किस प्रकार निपटारा करेंगे उस समस्या का। तो ये सभी किस में आता है, प्रशासनिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। और यहाँ तक हमने देखा था। इसके बाद आगे बचे थे जो टॉपिक उससे हम देखते हैं कि प्रशासनिक प्रबंधन में क्या होता है कि प्रशासनिक प्रबंधन में आपने सत्र के लिए तैयारी कर ली, आपने क्या क्या कर ली, आपने नियम जो रूल्स है उसे जान लिए हैं, आपने चतुश्रेणी कर्मचारियों से क्या कर लिया है, अपने कार्य का विभाजन कर दिया है, आप संसाधन ले आए हैं। अब संसाधनों के बाद क्या होता है, जो छात्रावास में मूल जरूरी है वो है छात्र बच्चे। तो प्रवेश हेतु प्रक्रिया का प्रारंभ करना है अधीक्षक को, नवीन प्रक्रिया का प्रारंभ। इसके लिए प्रक्रिया का प्रारंभ में क्या करते हैं कि विभिन्न माध्यम से, चाहे माध्यम
आपकी इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर पेरेंट्स से पालकों का संपर्क हो, तो विभिन्न माध्यमों से लोगों को सूचना पहुंचानी है कि छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और अंतिम तिथि क्या रहेगी, ये रहेगी। चूँकि इतने वर्षों से छात्रावास आश्रम चल रहे हैं, इसलिए सभी लोगों को इसके समय का ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी अगर आप उचित प्रबंधन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो छात्रावास का नोटिस बोर्ड होता है उसमें, और जो स्कूल होता है जहाँ पे बच्चे अध्ययन करने जाते हैं, उन स्कूलों पर भी इसकी नोटिस क्या कर देना, चस्पा करवा देना कि छात्रावास से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, और क्या करना है उसके संबंध में जो भी तिथि है और जो भी मान्यताएं हैं और जो शर्तें हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको उसमें क्या करना है, प्रदान करने की। कक्षा 6वीं से 10वीं तक की कितनी रिक्त सीटें हैं आपके पास और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ये सभी चीज़ें क्या करनी है आपको वहाँ पे दृष्टि पटल पे या नोटिस बोर्ड पे जो है आपको दिखानी है। इसके बाद ये हो गया मेस प्रारंभ हो गया। उसके बाद मेस संचालन हेतु, चूंकि मेस संचालन के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, तो नियमानुसार मेस संचालन हेतु प्रति माह क्या करना पड़ता है, स्क्रॉल का नियमानुसार निर्माण करना होता है और इस स्क्रॉल के आधार पर ही क्या होता है, संस्था संचालन हेतु वित्त उपलब्ध होता है। संस्था संचालन हेतु वित्त उपलब्ध होता है और साथ ही साथ मिलकर इस वित्त का समुचित उपयोग भी क्या करना है, अधीक्षक की प्रशासनिक प्रबंधन की जिम्मेदारी। समुचित उपयोग, अधीक्षक का समुचित उपयोग होता है। वित्त की उपलब्धता के पश्चात क्या होता है कि विभिन्न, चूंकि हमने पहले क्लास में भी देखा था कि विभिन्न प्रकार की समितियां होती हैं और ये समिति क्या करती है, छात्रावास अधीक्षक को छात्रावास संचालन में मदद करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये एक समिति है कि छात्रों के साथ मिलकर विभिन्न समितियों का निर्माण के लिए, जिससे छात्रों के अंदर नेतृत्व भावना का विकास हो। नेतृत्व भावना, अगर आपके पास सवाल आ गया कि छात्रावास समिति का उद्देश्य क्या होता है, छात्रावास समिति का उद्देश्य होता है नेतृत्व भावना का विकास, कि बच्चों को नेतृत्व भावना का विकास मिले, साथ ही छात्रावास प्रबंधन में उनकी सहायता हो। इस उद्देश्य से अपन को क्या करना है, छात्रावास समिति का गठन करना है। इसके बाद आते हैं अगला हमारा कि समस्त अभिलेखों का संधारण, जो अगला टॉपिक भी है लेकिन एक प्रशासनिक प्रबंधन के अंतर्गत कहते हैं कि सभी प्रकार के अभिलेखों का संधारण करना अधीक्षक का दायित्व है। और इसका नियमन किस प्रकार से हो कि प्रतिदिन समस्त अभिलेख जो हैं इनके आवश्यकता अनुरूप क्या है, अभिलेखों का संधारण करना आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं कि आपातकालीन परिस्थितियां कई बार आती हैं, तो उन आपातकालीन परिस्थितियों में मान लीजिए कुछ कार्य आ गया या कुछ अन्य कार्य हो गया, तो उन अभी सभी आपातकालीन परिस्थिति में किसी बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो स्वास्थ्य विभाग से या मान लीजिए किसी बच्चे को ऑपरेशन की आवश्यकता है या किसी जगह बाहर भेजने की आवश्यकता है, तो जो स्थानीय राजस्व अमला है उससे संपर्क करना है। मान लीजिए उस संस्था में कोई पेड़ गिर गया है, टूट गया है, तो उसके लिए, जल के लिए नगर पंचायत से, तो इस प्रकार से विभिन्न जो अन्य शासकीय विभाग हैं उनके मध्य समन्वय स्थापित करना है और कार्य करना, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में क्या है, संस्था सुचारू रूप से चल सके। इसके साथ साथ जो विभिन्न शासकीय कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि भेंट मुलाकात हो गया, पीएम जनमन कार्यक्रम हो गया, तो विभिन्न शासकीय क्रियाकलापों में भी अधीक्षक को क्या करना पड़ता है, अपना जुड़ाव और दिखाना पड़ता है और विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। जैसे आप 14 अप्रैल को कार्य कर रहे हैं, 14 अप्रैल को कोई कार्यक्रम हो रहा है तो बच्चों की सहभागिता करना है। वीर नारायण सिंह जयंती है, शहीद वीर नारायण सिंह जयंती है, उसमें बच्चों के द्वारा आपको सम्मेलन कार्य करने हैं। तो इस प्रकार के विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों से जुड़ाव और कार्य करने भी अधीक्षक के प्रशासनिक प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद क्या होता है कि दोस्तों, विभिन्न समय समय पर छात्रावास में मरम्मत और निर्माण कार्य होते हैं। छात्रावास में चूंकि अधोसंरचनात्मक आपको उनको कार्य करने हैं, तो अधोसंरचना में महत्वपूर्ण निर्माण कार्य होते हैं, तो उन निर्माण कार्यों की देखरेख करना। आप देखरेख नहीं कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए कुछ कमी है, तो उसमें उच्च कार्यालय को सूचना संप्रेषण का कार्य भी कौन करता है, अधीक्षक करता है, कि भाई हमारे छात्रावास में ये मरम्मत की आवश्यकता है, इसका निर्माण कार्य मान लीजिए चालू हो गया है, तो उसका वो किस प्रकार से हो रहा है, क्या कमियां हैं उसमें, क्या अच्छा और हो सकता है, तो सूचना संप्रेषण कौन करेगा। चूंकि इसके देखरेख के लिए विभागीय इंजीनियर होते हैं, तो उन इंजीनियरों को जो सूचना संप्रेषण का कार्य कौन करता है, अधीक्षक करता है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं जो समय समय पर आते हैं, जिसे हम आगे के टॉपिक में और देखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रबंधन की बातें हैं, तो अधीक्षक के द्वारा छात्रावास प्रबंधन के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे हमने देखा था कि प्रशासनिक प्रबंधन हमने देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं, जो है अभिलेखों का प्रबंधन, कि अभिलेखों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाना है। तो अभिलेखों के प्रबंधन में चलते हैं। तो अभिलेखों के प्रबंधन से पहले, देखने से पहले हम जानते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख को जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं रिकॉर्ड,
नाम से स्पष्ट है, रिकॉर्ड। तो अभिलेख क्या होते हैं कि जो भी संस्थागत दैनिक क्रियाकलाप हैं और संस्था में जो कार्य किए जाते हैं उन्हें लिखित रूप से रखना। तो दैनिक क्रियाकलाप जो संस्था में हो रहे हैं या संस्थागत जो कार्य हो रहे हैं, इन सभी कार्यों का रिकॉर्ड किस रूप में रखना, लिखित रूप में रखना, इसे ही क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। ये अभिलेख के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पंजियां आती हैं, विभिन्न प्रकार की पंजियां आती हैं, विभिन्न प्रकार के आदेश आते हैं, दस्तावेज आते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, रखते हैं। और ये अभिलेख ही अधीक्षक के कार्यों का प्रमाण है कि अधीक्षक कोई कार्य, मान लीजिए मैं कोई अधीक्षक है, वह अभिलेखीकरण के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कार्य कर रहा है या फिर उसने बच्चों को सामग्री का वितरण किया है, तो इन सामग्रियों का वितरण उसने किया है, ऐसा प्रमाण कौन देगा, सामग्री वितरण पंजी देगी। उसने छात्रावास के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए विशेष कोचिंग निकाला, प्रारंभ की है, तो इसका रिकॉर्ड कौन रखेगा, विशेष कोचिंग पंजी रखेगी। छात्रावास के बच्चों को में संचालन में सामग्री कोई वितरण हुए हैं तो उसका भी हम रिकॉर्ड रखेंगे। साथ ही साथ पालक समिति की बैठक कर रहे हैं, हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न रिकॉर्डों के माध्यम से छात्रावास के कार्यों के अभिव्यक्ति प्रमाण कौन होता है, अभिलेखों के माध्यम से ही होता है। इसलिए अभिलेखों का प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है, अभिलेख जरूरी है हमारे लिए। इसके बाद देखते हैं कि अभिलेखों का संधारण क्यों किया जाए, संधारण करता है उन्हें क्यों बनाया जाता है, क्यों रखा जाता है। तो अभिलेखों का संधारण इसलिए किया जाता है कि शासकीय कार्यों से में जो पारदर्शिता है उसका पता चलता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य किस प्रकार से किए हैं, किस रूल के अंतर्गत किए हैं, किस नियम के अंतर्गत किए हैं, किस प्रकार किए हैं, तो ये सभी विवरण कौन देगा, अभिलेख ही बता पाएंगे। तो ये अभिलेख क्या लाते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, सिस्टम में क्या लाते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाते हैं। इसलिए अभिलेखों का संधारण क्या है, आवश्यक है। इसके बाद जैसा हमने पहले भी बोला कि कोई संस्था नियमानुसार संचालित हो रही है नहीं, इसका भी प्रमाण कौन देंगे, अभिलेख देंगे। मान लीजिए नियम है बच्चों को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या आधार कार्ड की अनिवार्यता है, तो आप अभिलेख में आपके पास सभी बच्चों के रिकॉर्ड में जाति प्रमाण पत्र, उनके आय प्रमाण पत्र हैं, उनके आधार कार्ड हैं, आपके पास रहने चाहिए। बच्चों का आपको उत्तीर्ण बच्चों का एडमिशन देना है, नियम है, तो आपको उनके परीक्षा फल की जानकारी पूरी रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ अभिलेखों द्वारा हम पास्ट भूत अर्थात पास्ट का ज्ञान करते हैं कि पास्ट में मान लीजिए एक अधीक्षक किसी संस्था में कार्य कर रहा है, उसका स्थानांतरण होकर दूसरी जगह हो गया है और उसकी जगह नए व्यक्ति अधीक्षक के रूप में आए हैं, तो उसके पास्ट में वो किस प्रकार कार्य कर रहा था और किस प्रकार के कार्यों का उसको नियोजन करना है, इसकी जानकारी भी कौन देता है, अभिलेख देता है। आपकी ट्रेनिंग होती है, आपकी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ट्रेनिंग से अधिक जो आपको समस्त रिकॉर्डों का संधारण किस प्रकार किया जाए, इसका ज्ञान कौन देता है, पिछले के रिकॉर्ड किस प्रकार संधारित किए गए हैं, इसके आधार पर होता है। तो अभिलेखों द्वारा हमें किसका जानकारी मिलती है, पास्ट की जानकारी मिलती है कि किस प्रकार संस्था का संचालन किया जा रहा था। इसके बाद अभिलेख क्या करते हैं, आपको अपग्रेड या उन्नयन का अवसर भी प्रदान करते हैं। आप नियमित रूप से अभिलेखों का संधारण कर रहे हैं और आप बार बार अभिलेखों को देख रहे हैं, आपने पास्ट का कुछ देखा, अब पास्ट को देख के आप समझेंगे कि हाँ मैं इसमें यही नया कर सकता हूँ, तो आप अपग्रेड और उन्नयन का अवसर भी आपको कौन दे रहा है, अपग्रेड और तुलना का अवसर भी कौन दे रहा है, अभिलेख दे रहे हैं। अभिलेखों के कंपैरिजन से ही आप क्या कर सकते हैं, नए आइडियाज़ को संस्था में क्या कर सकते हैं, नए आइडियाज़ का समावेश कर सकते हैं, पुराने को अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभिलेख क्या करते हैं, अपग्रेड का अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही साथ कार्यों को दिशा प्रदान करने में भी अभिलेख सहायक है। आपको पता है कि आपको रोज एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो आपकी समय सारणी, आपके कार्य की दिशा को कौन दिशा प्रदान करे, अभिलेख प्रदान करे। आपको पता है कि भाई मेरा ये रजिस्टर इनकम्प्लीट है, मुझे इसे कंप्लीट करना है, तो आप उस कार्य दिवस में उसे पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से जो कार्यों को दिशा प्रदान करने में कौन सहायक है, अभिलेख सहायक होते हैं। इसलिए अभिलेखों का संधारण करना, अभिलेखों को रखना, अभिलेखों का नियोजन करना आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि मैं पहले बताया था कि अभिलेख में सबसे महत्वपूर्ण है पंजियां। विभिन्न प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये रजिस्टर्स निर्धारित फॉर्मेट में होते हैं। इस फॉर्मेट का प्रदाय जो उच्च कार्यालय के द्वारा किया जाता है और इसी फॉर्मेट के आधार पर इनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। तो उचित फॉर्मेट के आधार पर अभिलेखों क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। दूसरे अभिलेख होते हैं आपके आदेश। विभिन्न समय समय पर संस्था संचालन के लिए जो उच्च कार्यालय के द्वारा जो आदेश प्राप्त होते हैं, ये भी इस अभिलेखों की श्रेणी में आते हैं कि ये आदेश में हमने देखा था कि नियम रहते हैं, तो इन आदेश, इन नियमों को भी दस्तावेज करके एक फाइल बनाकर रखा जाता है। तो ये दूसरा अभिलेख हो गया। तीसरा अन्य आवश्यक दस्तावेज। अन्य आवश्यक दस्तावेज में जैसे बच्चों के प्रवेश फॉर्म हैं, इसे आप अपने पास संस्था में रखते हैं ताकि समय पर बच्चों को भी कोई आवश्यकता हो और संस्थात्मक कार्यालयीन कोई आवश्यकता हो तो आप उसे देख। कर्मचारियों के जो दस्तावेज हैं, कर्मचारियों के जो
सारे प्रमाण पत्र हैं, या फिर उनके शैक्षणिक दस्तावेज हैं, या फिर उनके पैन आधार, इस तरह की जानकारी है, तो ये भी इस प्रकार के अन्य दस्तावेज किस में आते हैं, अन्य आवश्यक दस्तावेज में आते हैं। इसके बाद देखते हैं जो पंजियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पंजियां हैं। तो इन पंजियों को अलग अलग आधार पर बांटते हैं। जैसे सबसे पहले होता है उपयोग के आधार पर, वह पंजियां जिनका उपयोग नियमित रूप से दैनिक रूप से होता है, जैसे छात्रावासी कर्मचारी उपस्थिति पंजी, कर्मचारी उपस्थिति पंजी, नाम से स्पष्ट है, जो डेली के रूप से कर्मचारी आ रहे हैं उनकी पंजी उपस्थिति लेना इस पंजी में होता है। छात्रावास विद्यार्थी उपस्थिति पंजी, जो छात्रावास में विद्यार्थी उपस्थित हैं इनकी पंजी भी नियमित रूप से होती है, नियमित रूप से इनका संधारण किया जाता है। तो वह पंजी जिसका संधारण का हो, नियमित रूप से हो, ऐसी पंजियों को दैनिक पंजियों की श्रेणी में डाला जाता है। वह पंजियां जिसको माह में एक बार जिसका हम संधारण करते हैं, जैसे कि आपका हो गया सामग्री वितरण। अब माह में एक बार बच्चों को कोई सामग्री वितरण कर रहे हैं तो उस सामग्री वितरण पंजी में आप उल्लेखित करेंगे। आप बच्चों के व्यक्तिगत खाता को निर्मित कर रहे हैं तो वो भी माह में कितने बार होगा, एक बार होगा। इसके बाद होती है आकस्मिक, ये जिनका वर्ष में एक बार, जैसे छात्रों की आप आकस्मिक कोई व्यय की यहाँ आकस्मिक पंजी में वो दर्ज होगा। साथ ही साथ आकस्मिक रूप से कोई छात्रावास में स्वास्थ्य पंजी होती है, कोई बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो गया तो स्वास्थ्य पंजी में आप उसे देंगे। आप विशेष कोई बैठक आयोजित करते हैं तो उसका भी वर्णन आकस्मिक पंजी में देंगे। तो इस प्रकार से हम पंजी किस प्रकार से वर्गीकृत की गई है इसमें, कि इसमें इस प्रकार से वर्गीकृत की गई है कि उसका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। दैनिक पंजी में रेगुलर ये पंजी अपडेट की जाती है, मासिक पंजी माह में एक बार अपडेट की जाती है, और आकस्मिक पंजी जब उस पंजी का कार्य प्राप्त होता है, कार्य आता है, तब उस पंजी को अपडेट करते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की पंजियां होती हैं। 3 प्रकार से कार्य के आधार पर हम पंजी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और प्रकृति के आधार पर वह पंजियां जो वित्तीय श्रेणी की होती हैं उन्हें वित्तीय पंजियां कहते हैं, और जो पंजियां वित्तीय श्रेणी नहीं है उन्हें गैर वित्तीय पंजी कहते हैं। जैसे वित्तीय पंजी में हमारे पास आता है कैश बुक, छात्रावास में मेस संचालन के लिए जो आवश्यक होता है कैश बुक होता है वित्तीय पंजी में। कैश बुक के बाद आकस्मिक व्यय पंजी होता है, आकस्मिक व्यय जो किया जाता है उसके उल्लेख होता है इस पंजी में। इसके बाद आपका व्यक्तिगत खाता पंजी जो होता है ये होता है हमारा वित्तीय पंजी में। गैर वित्तीय पंजी में जो हमारे पास स्टॉक रजिस्टर होता है, छात्रावास में क्या कितनी सामग्री है इसका उल्लेख होता है स्टॉक रजिस्टर में होता है। छात्रावास उपस्थिति, कर्मचारी उपस्थिति, दाखिल खारिज, बच्चे कब आए संस्था में, कब हुए। साथ ही साथ आवक जावक पंजी, कौन सा आदेश आपके पास से आया है और आपने कौन से आदेश को भेजा है। तो ये सभी प्रकार की पंजियाँ किस प्रकार के पंजे में आती हैं, गैर वित्तीय पंजे में आती हैं। तो इन सभी पंजों का संधारण करना क्या है, अधीक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो छात्रावास में संस्था में भिन्नता होती है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में भी थोड़ी कम होती है, आश्रम में और थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन देखा जाए तो कम से 15 से अधिक पंजों का नियोजन 15 से 20 पंजों का नियोजन कौन करते हैं, अधीक्षक करते हैं। तो इस अभिलेखों का संधारण करना, ये प्रकार की पंजियां हैं जिनका संधारण करना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं कि अभिलेखों का उचित प्रबंधन कैसे किया जाए, रख रखाव कैसे जाए। मान लीजिए आपने रिकॉर्ड तो बना लिया, अब 1 महीने बाद उस रिकॉर्ड में कुछ चूहे खा गए, दीमक खा गया, या रिकॉर्ड खराब हो गया, पन्ने फट गए, तो इस प्रकार से संधारण नहीं किया जाता है। यह आदर्श अधीक्षक की पहचान होती है कि एक अधीक्षक अपनी पंजियों को किस प्रकार रखता है, ये उसकी कार्यक्षमता को प्रदर्शित करता है। तो आदर्श अधीक्षक की पहचान ये पंजियां ही हैं कि वो किस प्रकार से अपनी पंजियों को रखते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, आपने नोट्स को कैसा रख रहे हैं। आपने नोट्स बनाया पूरी मेहनत करके, अब नोट्स में 10 दिन बाद आपने पानी फेर दिया या चूहा काट दिया और आपको पता ही नहीं है, तो ये पता चलेगा कि आप किस प्रकार से उस अध्ययन कर रहे हैं, आपकी पहचान है। तो उसी प्रकार से कार्य की पहचान कौन करे, अभिलेख पूर्व है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या आवश्यक है कि प्रत्येक पंजी पर पृष्ठांकन करना आवश्यक है। प्रत्येक पंजी पर पृष्ठांकन अर्थात नंबरिंग करना आवश्यक है। 1, 2, 3, 4 पृष्ठ क्रमांक देना आवश्यक है ताकि उनका एक निपटारा हो सके उचित तरीके से। साथ ही साथ उनमें सत्र अनुरूप विभाजन, मान लीजिए कोई पंजी आपने बनाई है और पंजी एक सत्र चली है और एक सत्र के बाद पंजी भर गई है, तो आप उन पंजियों को बाकायदा लेबलिंग करके कि वर्ष 17-18 की पंजी है, वर्ष 18-19 की ये पंजी है, 19-20 की, 20-21 की पंजी है, ताकि अगर उस सत्र के अनुरूप कोई जानकारी चाहिए तो आप उसके आधार पर ले सकें। साथ ही साथ पंजियों को क्लासीफाई करना है, भंडारण करना है, आप उसे अच्छे ऐसी जगह रखें जहाँ सीलन ना मिले। साथ ही साथ ऐसी जगह रखें जहां आपको दीमक और अन्य कोई समस्याएं ना हो। उनको अलमारी में रखें, सूखी अलमारी में रखें।
इस प्रकार से अधीक्षक को क्या करना है, अभिलेखों का रिकॉर्ड का संधारण करना है, क्योंकि अभिलेख ही आपकी कार्य सुगमता का पहचान करते हैं। साथ ही साथ भंडारण इस प्रकार से हो कि आपको जानकारी प्राप्त करने में सुगमता हो। मान लीजिए आपको एक जानकारी चाहिए कि वर्ष 23-24 की, मान लीजिए किसी छात्र की जानकारी चाहिए कि परीक्षा फल क्या था, समय समय पर उच्च कार्यालय द्वारा विभिन्न जानकारियां मंगाई जाती हैं, तो आप इस प्रकार से उसे अरेंज करके रखें कि आपकी मिनटों में वो जानकारी आपके हाथ में रहे। ऐसा नहीं कि आपको पूरे 100-150 रजिस्टर खंगाल रहे हैं आप और उसके बाद वो जानकारी मिले। तो जानकारी भी किस प्रकार से होनी चाहिए, सुगमतापूर्वक जानकारी होनी चाहिए। तो अधिलेखों का प्रबंधन करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अभी तक हमने देखा छात्रावास प्रबंधन के ऊपर प्रशासनिक प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है वो हमने देख लिया, अभिलेखों का प्रबंधन कैसे किया जाता है वो भी हमने। दोस्तों मेस आप जानते हैं कि छात्रावास, जैसे नाम से स्पष्ट है कि छात्रावास में बच्चे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से अध्ययन, रहवास करके अध्ययन करेंगे। तो छात्रावास में रहवास अध्ययन होता है तो क्या होगा कि बच्चों का खान पान की सुविधा जो है छात्रावास अधीक्षक का है शासन के नियम अनुसार क्या करता है, प्रदान करता है। तो इस खान पान व्यवस्था का पूरा जो मैनेजमेंट है इसे ही मेस प्रबंधन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। चलिए, मेस प्रबंधन जैसा कि नाम से स्पष्ट है और आपको दिख रहा है कि मेस अर्थात जो भोजन है, भोजन व्यवस्था है, उसका संपूर्ण प्रबंधन करना अधीक्षक का दायित्व है। और यह दायित्व की पूर्ति वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करता है। हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों में रसोइया होते हैं और ये रसोइया क्या करते हैं, खाना निर्माण में, मेस निर्माण में अधीक्षक की सहायता करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला दायित्व है, जैसे आपको मैंने लिखा है कि अगर अन्न अच्छा होगा, अन्न अर्थात अगर भोजन अच्छा होगा तो बच्चों का मन भी अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो छात्र क्या रहेगा, अच्छे से संतोष प्रवृत्ति के साथ, संतुष्टि के साथ आपकी संस्था में रहेगा। अर्थात अगर आपको अपनी संस्था में अनुशासन की प्रकृति भी निर्मित करनी है तो अच्छा भोजन आवश्यक है। और ये अच्छा भोजन ही बच्चों को क्या करता है, संतोषी बनाता है, और किसी भी प्रकार से आपके किसी प्रकार से संस्था में जो है एक अनुशासन निर्मित होता है। तो एक अच्छा भोजन कराना हमारा दायित्व है। तो अच्छे भोजन के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि जो अधीक्षक को शासन के द्वारा मेनू का निर्धारण किया गया है उस मेनू का ज्ञान होना आवश्यक है। यह मेनू प्रत्येक संस्था के मेस कक्ष में दृष्टिपट रखी हुई होती है, लिखी हुई होती है। तो इस मेनू का ज्ञान करना क्या आवश्यक है, संस्था के मेस रूम में होती है। तो इस मेनू का ज्ञान करना भी, इस मेनू को याद करना या देखना भी अधीक्षक का दायित्व है। यह मेनू क्या है, किस प्रकार से भोजन किस दिन लिखे गए हैं। ज्ञान के साथ साथ अधीक्षक को यह भी जरूरी रखना है कि ये मेनू इस प्रकार से निर्मित क्यों किया है, कि मेनू अगर वो निर्मित मेनू है तो मेनू इस प्रकार से क्यों निर्मित है कि उसमें इस दिन ही चना का समावेश है, या किसी दिन सोया बड़ी का समावेश है, या किसी दिन हरी सब्जियां हैं। तो ये मेनू क्या है, तो मेनू का ज्ञान का अर्थ है कि आपको रटना नहीं है, आपका अर्थ है कि उसे समझना है कि क्यों मेनू इस प्रकार है। इससे आगे पॉइंट में बताऊंगा कि क्यों समझना जरूरी होता है मेनू को। तो मेनू को आपको समझना है पहली बात। उसके पश्चात प्रत्येक माह में, जैसे ही माह प्रारंभ हो रहा है तो आपका जो बजट है, आपको जो व्यय राशि है, व्यय सीमा है, उस व्यय सीमा के अंतर्गत आपको मेनू अनुरूप जो सामग्री आपको लगेगी उन सामग्रियों का क्रय करना है। इस सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण है चावल, और चावल हमको कहाँ से प्राप्त क्रय करना होता है, सहकारी उचित मूल्य की दुकान जो सोसाइटी होती है वहाँ से करना होता है। तो व्यय सीमा में हमें क्रय करना है। व्यय सीमा में किस प्रकार क्रय करना है कि मेनू में जो भी हमें लिखा गया है वो सभी सामग्रियाँ क्या हो जाएं, इससे निर्मित हो जाए। इसके बाद अधीक्षक का एक दायित्व होता है कि गुणवत्तापूर्ण सामग्री। आप सभी जानते हैं कि बाजारों में दो ही अलग अलग दर पर अलग अलग क्वालिटी की सामग्री होती है। तो हमें कैसी सामग्री खरीदनी है, क्वालिटी वाली, ताकि छात्रों के स्वास्थ्य से कोई भी समझौता नहीं करना है। यह याद रखिएगा, छात्रों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं करना है। कि आप सब स्टैंडर्ड क्वालिटी लेके आते हैं, मान लीजिए आप थोड़ी सब स्टैंडर्ड कम रेट वाली लेके आ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उससे कहीं ना कहीं छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, और छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली अधीक्षक ही परेशान होगा, क्योंकि आपके उसके स्वास्थ्यगत जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है।
और बच्चे भी असंतुष्ट होंगे तब भी अधीक्षक परेशान होगा। तो अंत में सभी परेशानियों से बचने के लिए क्या करना है, मेनू का ज्ञान करना है, मेनू का अध्ययन करना है, आवश्यकता अनुरूप क्रय करना है और गुणवत्तापूर्ण सामग्री क्या होती है, अधीक्षक को क्रय करनी होती है। तो ये है हमारे पहले टॉपिक पे। आगे देखते हैं कि मेनू में क्या परिवर्तन संभव है। जो शासन की जो मेनू निर्मित हुई है, क्या उसमें अधीक्षक परिवर्तन कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, शासन ये का एक तात्पर्य यह है, शासन यह चाहता है, विभाग ये चाहता है कि बच्चे आपकी संस्था में संतुष्ट रहें, खुश रहें और खुश रहते हुए अध्ययन अध्यापन करें। तो यहाँ पर छात्रों में मेनू में जो है, मेनू तटस्थ नहीं है, मेनू में छात्रों की रुचि के अनुरूप जो है परस्पर सहमति से परिवर्तन संभव है। दूसरा, परस्पर सहमति से परिवर्तन संभव है। दूसरी, उपलब्धता के आधार भी परिवर्तन संभव है। मान लीजिए कोई रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया में आप रहते हैं, वहाँ सब्जी का जो बाजार है वो 2 दिन लग रहा है। जो बाजार है, हरी सब्जी का जो बाजार है वो 2 दिन लग रहा है हफ्ते में। उस 2 दिनों में आप मेनू में देखेंगे तो उस 2 दिनों में चना है या सोया बड़ी है, अर्थात हरी सब्जी का उस दिन उल्लेख नहीं है मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप उस मेनू के दिवस को परिवर्तित कर सकते हैं और जिस दिन आपको ताज़ी हरी सब्जियां निर्मित हो रही हैं उस दिन आप हरी सब्जी बना सकते हैं, और जिस दिन हरी सब्जियां उपलब्ध नहीं हो रही हैं उस दिन आप सूखी सब्जी या फिर जो चना मटर इस प्रकार की सब्जियां बना सकते हैं। तो ये भी किस में निर्भर करता है, ये भी अधीक्षक पर निर्भर करता है कि वह उपलब्धता के अनुरूप मेनू में परिवर्तन कर सकता है, बशर्ते कि क्या है, जो पोषक तत्व हैं, जो जिस भावना से मेनू बना गया है उस वो पूरी का पूरा पालन हो। आपको हफ्ते में 2 दिन मान लीजिए सोया बड़ी अर्थात प्रोटीन देना है बच्चों को, तो वो प्रोटीन आप हफ्ते में 2 दिन दे दें। ये 2 दिन कौन है, ये आप अपने आधार पर क्या कर सकते हैं, उपलब्धता के आधार पर उसे परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय है छात्रों का विश्वास। छात्र क्या खाना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी संस्था में मेनू में लिख दिया है कि भाई मेनू में लौकी प्रतिदिन लौकी बनना है। अब आप प्रतिदिन रोज के रोज लौकी हिला रहे हैं, छात्रों को मान लीजिए रुचि नहीं है, तो इसमें ही अधिकांश छात्रों की रुचि का ध्यान रखना है, कुछ एक छात्रों की रुचि का नहीं, अधिकांश छात्र क्या कहते हैं, अर्थात आपको सामूहिकता में कार्य करना है। इसके बाद जो भोजन व्यवस्था वो मौसम के अनुरूप हो। तो देखिए, अधीक्षक को ये भी जानकारी होना चाहिए, जो आप जानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे हैं कि ठंड का दिन आ रहा है, बरसात का दिन आ रहा है, बरसात में आप जानते हैं कि सोया बड़ी को खुली उपयोग कम किया जाता है क्योंकि नमी के कारण उसे फफूंद लगने लगते हैं। तो भाई बरसात आ रहा है तो आप बरसात में या तो सोया बड़ी का उपयोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड आ गई है, सर्दी खांसी बढ़ रही है बच्चों में, तो उस समय आप जो कढ़ी है या जो खट्टी सब्जियां हैं इसको कम निर्मित करा दीजिए। गर्मी आ गई है तो इनका उपयोग बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से जो भोजन व्यवस्था है किसके अनुरूप होना चाहिए, मौसम के अनुरूप होना चाहिए, और अधीक्षक को ये भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि कौन से मौसम में कौन सी चीज़ें किस प्रकार से देना चाहिए। इसके बाद ये उचित भंडारण, जो भी सामग्री आप उठाव करेंगे उनका भंडारण कैसा होना चाहिए, उचित, अर्थात उन्हें बंद डब्बों में, रैक में। कहीं चूहे की समस्या है, चावल आपने लेके आ गया, आपने स्टोर रूम में रख दिया, अब चूहे उसे खराब कर रहे हैं, तो ये भी अधीक्षक का दायित्व है कि भंडारण किस प्रकार हो, उसका रख रखाव किस प्रकार हो, मेस में जो व्यवस्था हो वो किस प्रकार हो, और सब की जो आपकी व्यय पंजी है उसमें क्या भी होना चाहिए, अभिलेख में एंट्री भी होनी चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है मेस प्रबंधन में ये है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो खाना निर्मित करेंगे और छात्रों से नियमित संवाद भी करना आवश्यक है। मान लीजिए कि मेस का कर्मचारी खाना बना रहा है, बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है, या बच्चों को उसमें कुछ कमी लग रही है, या कर्मचारी आपको बता रहा है कि सर मुझे सामग्रियों में ये कमी है, तो नियमित प्रकार से आपको क्या करना है, अधीक्षक को क्या दायित्व है कि छात्रों से और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से भी नियमित रूप से संवाद क्या करना है, उसे स्थापित करना है। और इसके साथ साथ उन्हें बीच बीच में नियमित संवाद के द्वारा बच्चों को भी जागरूक करना है कि भाई ये भोजन, ये मेनू क्यों है, प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपको क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो आपको क्या होगा, ये सब्जी नहीं खाएंगे तो क्या नुकसान है। मान लीजिए बच्चा ने बोल दिया हम लाल भाजी नहीं खाएंगे, तो उसको आपको नियमित करने कि भाई भाजी नहीं खाने से क्या नुकसान है। तो ये आप अधीक्षक पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से संवाद के द्वारा, अपनी जानकारियों के द्वारा बच्चों को संतुष्ट करता है। इसके बाद आगे क्रम देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि संतुलित और पौष्टिक आहार का ज्ञान आवश्यक है। जो आपको याद है, संतुलित और पौष्टिक आहार का ज्ञान होना अधीक्षक को आवश्यक है, क्योंकि जब अधीक्षक सभी चीज़ों को ज्ञान रखेगा तब क्या कर सकता है, वो बच्चों को भी जागरूक या कर सकता है, बच्चों को भी बता सकता है।
इसके साथ ही साथ जो मेस में महत्वपूर्ण चीज़ है कि सामूहिक भोजन की आदत का विकास करना है। अधिकांश सभी छात्रावासों में ये होता है और अधीक्षक का दायित्व भी है करना कि भोजन सामूहिक रूप से हो, अर्थात सभी बच्चे एक साथ बैठकर जैसे घर परिवार में हम खाते हैं उस प्रकार से हो उससे, और साथ ही साथ इनमें प्रार्थना आदि का समावेश, ताकि जो थैंकफुलनेस है, जो किसी व्यक्ति, देश, शासन, इसके प्रति जो धन्यवाद का भाव है वो बच्चों के अंदर विकसित हो सके, इसलिए प्रार्थना आदि का भी समावेश किया जाना है। इसके बाद नियमित रूप से साफ सफाई बहुत अधिक आवश्यक है मेस व्यवस्था में। शुद्ध पेयजल के लिए नियमित रूप से जो टंकियां हैं, बर्तन हैं, इनकी साफ सफाई होना आवश्यक है। दैनिक रूप से, नियमित रूप से बच्चों लोग को रेगुलर जो सामान्य भोजन नियम है, जो नैतिक नियम हम कहते हैं, जैसे भोजन के पूर्व हाथ धोना है, भोजन चबाकर खाना है, एक साथ बैठना है, एक साथ उठना है, टेबल मैनर जो होते हैं, तो ये सब भी क्या करना है, अधीक्षक का दायित्व है कि बच्चों को क्या करे, प्रदान करे। आप देख सकते हैं अधीक्षक केवल बच्चों को रखता नहीं है, बच्चों को अपने यहाँ सिर्फ भोजन नहीं कराता, बल्कि उनको एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए जो नैतिक शिक्षा है वो भी प्रदान करना अधीक्षक का दायित्व है। तो नैतिक शिक्षा वाला पोर्शन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो सामान्य भोजन का नियम, इस प्रकार की जानकारी बच्चों को देना है। साथ ही साथ इसमें किचन गार्डन का विकास भी अधीक्षक चाहे तो अपने और बच्चों की रुचि, क्षमता और स्थान के आधार पर किचन गार्डन का विकास करना है, ताकि बच्चों को किचन गार्डन से ताज़ी हरी सब्जियां भी प्राप्त हो सके और जो मेस व्यय का जो भार है वो क्या हो सके, कम हो सके, और उस अर्थ का, उस राशि का उपयोग आप दूसरी जगह भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक हॉस्टल में एक दैनिक समय सारणी बनी हुई है। उस समय सारणी का पालन भी अधीक्षक को नियमित रूप से कराना चाहिए, ताकि समय है, मान लीजिए आपको प्रतिदिन 10 बजे भोजन है, स्कूल जाने के पहले बच्चे भोजन करके जाते हैं, तो नियमित रूप से पालन हो। शाम को जो समय है वो नियमित रूप से पालन हो, नाश्ते का जो समय है वो नियमित रूप से पालन हो। तो दैनिक समय सारणी का पालन कराना भी अधीक्षक का दायित्व है। मेस प्रबंधन के अंतर्गत ये सम्मिलित होता है। आगे आने वाले देखते हैं कि यहाँ पर मोटी मोटी बातें मेस प्रबंधन के मैंने की, भंडारण क्या क्या है, क्रय अच्छा करना है, भंडारण अच्छा करना है, नैतिक शिक्षा देनी है बच्चों को। उसके बाद पौष्टिक आहार और मेनू का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि आप बच्चों को बता सकें कि क्या क्या चीज़ किस में होती है। तो ये मोटा मोटा मेस प्रबंधन के अंतर्गत हम देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कि स्वास्थ्य और आपात प्रबंधन पे चलते हैं कि स्वास्थ्य और आपात प्रबंधन में क्या है और इसके लिए अधीक्षक क्या क्या कर सकता है और क्या किया जाना चाहिए। तो इसके लिए स्वास्थ्य में आपातकाल का हमारा प्रथम सिद्धांत है, अधीक्षक कार्य का प्रथम सिद्धांत है कि रिलीफ मिले, तत्कालिक समाधान मिले, ये प्रथम सिद्धांत है कोई भी आपातकालीन परिस्थिति में। उसके बाद आप जानते हैं, हम बार बार टीवी सीरियल में देखते हैं, टीवी कमर्शियल्स में देखते हैं कि जानकारी ही बचाव है। तो सबसे पहले तो बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता का ज्ञान देना आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वच्छता रहेगी जिससे बच्चे विभिन्न बीमारियों से बचेंगे। हाथ धोना है, समय पर कपड़े धोने हैं, नहाना है, बाल कट करने हैं, नाखून काटने हैं। उस प्रकार से जैसे हम मौसम के आधार पे भी कि जब ठंड आ रही है तो आपको मोजे पहनने हैं, गर्म कपड़े पहनने हैं, गर्मी आ रही है तो अधिक से अधिक पानी पीना है आपको। साथ ही साथ गर्मी के दिनों में मान लीजिए आप बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं तो तत्काल ठंडी जगह पे नहीं जाना है, गर्म से ठंडे पे नहीं जाना है। साथ ही साथ एकदम से आपको कोई ठंडा चीज़ ना खाना है। तो इस प्रकार से जो बेसिक नॉलेज है आपको बच्चों को बीच बीच में देते रहना है, जिससे बच्चा क्या है विभिन्न बीमारियों से बच के रहे। उन्हें सिखाना है कि बाहरी वस्तुओं को, बाहरी चीज़ों को अधिक से अधिक नहीं खाना है। तो इस प्रकार से बच्चों को नियमित ज्ञान देना आवश्यक है, ताकि बच्चा जागरूक रहेगा तो बच्चे 80% से 90% बीमारियों से बचे रहेंगे। दूसरी बात, बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराना है। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है उनसे समन्वय करते हुए बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराना है। संस्था में हाइजीन निर्मित रखना है। बच्चों को परस्पर चादर, कंबल, पानी, भोजन जो भी है उससे स्वच्छ रखना है। बच्चों को हाइजीन सिखाना है कि सही बच्चों के चादर अलग हैं, कंबल अलग हैं, गद्दे अलग हैं, तो उनको ये बताना है कि आप अपने ही चीज़ों को उपयोग करें। जनरली गाँव ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं तो वो एक दूसरे की चीज़ें परिवर्तित करते हुए, बदलते हुए उपयोग करने लगते हैं। तो आपको ये सिखाना है, आपको ये बताना है कि भाई इससे क्या नुकसान हो सकता है, कैसे संक्रमित बीमारियां क्या होती हैं, वो कैसे फैलती हैं। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, अधीक्षक के ज्ञान पर। अगर अधीक्षक जागरूक होगा तो बच्चे स्वस्थ होंगे। ये मेरी खुद की
एक्सपीरियंस है कि बच्चे अगर अधीक्षक जागरूक है तो बच्चे स्वस्थ होंगे, और उसके साथ साथ बच्चों का एक नियमित स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी अधीक्षक को क्या करना है, मेंटेन करना। चाहे आप रजिस्टर के रूप में करें, डायरी के रूप में करें, कार्ड के रूप में करें, किसी भी रूप में एक बच्चे के स्वास्थ्य की हिस्ट्री आपके पास भी होना चाहिए, ताकि आपको ज्ञात हो कि किसी बच्चे को स्वास्थ्य में क्या समस्याएं हो सकती हैं। नियमित रूप से हो रही हैं तो आप उच्च डॉक्टरों से या उनके पालक से संपर्क कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें भी स्वास्थ्य रिकॉर्ड करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं कि आपातकालीन स्थिति में क्या क्या आवश्यक कदम एक अधीक्षक को उठाना चाहिए और उठाना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है प्राथमिक उपचार। सभी अधीक्षकों को एक फर्स्ट एड किट, अधीक्षक ही नहीं, आप अपने घर में भी एक फर्स्ट एड किट रखना अनिवार्य है। एक फर्स्ट एड किट होना आवश्यक है, जिसमें आप नियमित रूप से डेटॉल हो गया, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम हो गई, पट्टी हो गई, गॉज हो गया, कॉटन हो गया, ये सभी आप रख सकते हैं। इसके बाद प्राथमिक उपचार प्रदान करते ही अगर आपको स्थिति दिख रही है कि भाई थोड़ी सी गंभीर है, तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत संपर्क करना है, बच्चों को वहाँ ले जाना है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में। स्वास्थ्य केंद्र वाला फिर आपको जिला अस्पताल या फिर आपको सीएससी में रिफ़र करता है, तो वहाँ आपको बच्चों को लेके जाना है। इसलिए आप 108 एम्बुलेंस आदि का उपयोग करवा सकते हैं। और किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में अधीक्षक का ये दायित्व है कि सबसे पहले अपने उच्च अधिकारियों को और बच्चों के पालक को क्या करें, सूचित करें। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों से और समावेशित करना चाहूँगा कि अधीक्षक को एक और जरूरी कि किसी भी प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति के लिए अपने चतुर्थ कर्मचारी और जो बाकी छात्र हैं सभी को जानकारी देना चाहिए। मान लीजिए आवश्यक नहीं कि आप अपनी संस्था में हर समय उपलब्ध हों, कभी आप मीटिंग के लिए जा सकते हैं, कभी आप अन्य कार्यों के लिए जा सकते हैं, तो भाई किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में आप जो कदम है वो अपने चतुश्रेणी कर्मचारी और सभी बच्चों को, चूंकि कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक संस्था में अध्ययनरत रहते हैं, तो इन बच्चों को आपातकालीन परिस्थिति में क्या करना है ये भी आप बता के रखेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा है, ताकि बच्चा अपने घर में भी और आपकी संस्था में भी, आपके मस्ती में भी आपातकालीन चीज़ों को हैंडल कर सके। मान लीजिए किसी को चोट लगी तो तुरंत बस सभी बच्चों को बताओ कि चोट लग गई तो सबसे पहले हमें डेटॉल से क्लीन करना है, बोरोप्लस लगाना है या एंटीसेप्टिक लगाना है, गॉज लगाना है। बच्चा कोई गिर गया, लोहे से उसको कट गया, तो उसे ये जानकारी हो कि टिटनेस का इंजेक्शन लगाना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ज्ञान और जानकारी देना अधीक्षक का दायित्व है और उसे ये अपने संस्था में अच्छे प्रबंधन के लिए करना चाहिए। अधोसंरचनात्मक प्रबंधन, अधोसंरचना का मतलब है जो हमारे छात्रावास में मूलभूत आपका जो भवन है, और भवन में जो आपके भवन है, उसके बाद भवन में जो हमारी पानी की व्यवस्था है, जो विद्युत की व्यवस्था है, ये सभी किस में आता है, ये सभी अधोसंरचनात्मक हमारे कार्यप्रणाली में आता है। तो आवश्यक अधोसंरचना क्या है, भवन, शौचालय, विद्युत, जल, ये हमारी आवश्यक अधोसंरचनाएं हैं और इन अधोसंरचनाओं का भी प्रबंधन अधीक्षक को करना होता है। तो इसका सबसे पहला तरीका क्या होता है कि सत्र आरंभ के पूर्व, मान लीजिए नहीं, मतलब जुलाई में आपका सत्र, जून जुलाई में आपका सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो अब अप्रैल या मई में ही अपने विभाग को सूचित क्या कर देंगे कि भाई मेरे यहाँ विभिन्न प्रकार की मरम्मत कार्य हैं जो बच्चों के आने से पहले अर्थात सत्र आरंभ से पहले हो जानी चाहिए। तो ऐसे सभी मरम्मत कार्यों के बारे में आपको उच्च कार्यालय को क्या करना है, सूचित करना है। उच्च कार्यालय को सूचित कर समय आपको इन मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के क्रम में रखना है। मान लीजिए आपके यहाँ एक कार्य है कि आपके शौचालय के या फिर आपके जो बाथरूम हैं इनके नल टूट गए हैं, नल की टूंटियाँ खराब है या पाइप लीकेज हो रहा है। दूसरा मान के चलिए आपके पास है पुताई का कार्य है, तो आपको उन प्राथमिकता का क्रम बनाना है जिस प्राथमिकता क्रम में सर्वाधिक ऊपर हैं उन्हें पहले रखने की, जो अत्यंत आवश्यक है उन्हें पहले, अत्यंत आवश्यक से जो आकाश में, मतलब कि जो आपके पास ऑप्शनल है, पुताई 1 साल ना हो, 6 महीने ना हो, बेवन को कुछ नहीं होगा, लेकिन बिजली और पानी अगर कुछ हो जाए तो वहाँ पर गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपको प्राथमिकता के क्रम में मरम्मत कार्य को रखते हुए क्या करना है, उच्च कार्यालय को सूचित करना है। और प्राथमिकता के क्रम में हमारे पास सर्वाधिक प्राथमिकता क्या है, शौचालय, बिजली, पानी। कि नल टूट गया तो आपको, तो वहाँ पे आगे हम वीडियो में देखेंगे, जब नल को मान लीजिए इस प्रकार की समस्या है कि नल टूट गया है, पानी निरंतर बह रहा है, तो वहाँ पे प्राथमिक में सबसे पहले क्या होता है कि आपको वहाँ पे अनुमति का भी इंतजार नहीं करना है, आपको स्वविवेक और जो उपलब्ध संसाधन है उसके द्वारा आपको इन चीज़ों को रोकना है ताकि उसका अपव्यय रोका जा सके। और मान लीजिए आपकी इस बिल्डिंग में इतनी ज़्यादा समस्या है कि आप उसे मरम्मत नहीं हो पा रही है, तुरंत कुछ नहीं हो पा रहा, तो आपको वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उच्च अधिकारियों से क्या करना है, संपर्क करना है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कोई जगह है, मान लीजिए बरसात का दिन है, आपको लग रहा है कि आपके मैदान में पूरा पानी भर जा रहा है, बाढ़ की स्थिति है, जैसे नदी किनारे कोई हॉस्टल है, वहाँ पर बाढ़ की
स्थिति निर्मित हो रही है, तो वहाँ पे तुरंत उच्च अधिकारी भी आपसे संपर्क करते हैं और किसी अन्यत्र स्थान पे या पंचायत भवन पे या तो स्कूल पे आपके छात्रावास को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर बहुत अधिक समस्या है तो वैकल्पिक व्यवस्था हेतु हमको क्या करना है, उच्च अधिकारियों से संपर्क करना है। इसके बाद क्या होता है कि जब आप मान लीजिए अधोसंरचना प्रबंधन के लिए आपने उच्च कार्यालय को लिखा कि मेरे छात्रावास में निम्नलिखित कार्य करना होता है, तो फिर जो एक निर्माण एजेंसी है वो क्या करती है, आपके छात्रावास का टेंडर करती है। टेंडर करने के उपरांत जो आपके ठेकेदार हैं, जो भी निर्माण एजेंसी होगी, वो आपके यहाँ क्या करने आते हैं, मरम्मत कार्य करने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अधीक्षक को एजेंसी और उच्च कार्यालय के बीच समन्वय का कार्य करना है। समन्वय किस प्रकार से, ठेकेदार मान लीजिए अच्छा कार्य नहीं कर रहा है तो आपको उसे बताना है, काम में कुछ कमी हो रही है तो आपको उसे अपडेट करना है। तो आपको इस बीच लगातार उनसे काम कराना है तथा अपने उच्च कार्यालय को क्या करना है, अपडेट करना है। तो ये अधोसंरचना प्रबंधन में मोटा मोटा चीज हम ले सकते हैं। इसके बाद प्रभावी प्रबंधन किस प्रकार से हो, आगे हम देखते हैं कि प्रभावी प्रबंधन किस प्रकार से हो सकता है, कि किस प्रकार से इन सभी अधोसंरचना प्रबंधन का जो प्रभावी है आप किस प्रकार से उसको और अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कि अगर आप छात्रों में स्वयं का भाव विकसित करेंगे, कि छात्रावास के बच्चों को ये बताएंगे कि जो छात्रावास में चादर है, जो पलंग है, जो बर्तन है, जो जितनी भी सुविधाएं आपको मिल रही हैं ये आपके लिए ही है स्वयं में, और आपको आपके घर जैसा ही इन्हें उपयोग करना है। तो इस प्रकार का जब भाव, कि जब ये नहीं दर्द महसूस होगा कि ये हमारा ही है, तब छात्र क्या करेंगे, आपका सहयोग करेंगे इन वस्तुओं को, इन बिल्डिंग को, इन चीज़ों को व्यवस्थित रखने के लिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि छात्रावास में स्वयं का भाव बच्चों के अंदर आपको क्या करना है, डेवलप करना है। जो जिससे डेवलप होगा तो प्रबंधन क्या होगा, बहुत आसान होगा, बहुत सरल होगा। उसके बाद जो छात्र समिति होती है, इन छात्र समिति में बच्चों की अलग अलग समितियां बनाकर, जैसे आप एक समिति बना दीजिए, जल सचिव बना दीजिए, आप एक विद्युत सचिव बना दीजिए, आप एक मेष सचिव। तो इस प्रकार से अलग अलग समिति के माध्यम से बच्चों को आप प्रबंधन में क्या कर सकते हैं, सहभागी रख सकते हैं। उनको आइडिया देने बोले कि कैसे आइडिया दो कि हम पलंग, चादर, गद्दा या फिर बिल्डिंग को व्यवस्थित कर सकें। मान लीजिए नल टूट गया हो तो बच्चों को पूछा जाए कि क्यों बार बार नल टूट रहे हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो बच्चों को आप अगर अपने प्रबंधन में सहयोगी रखते हुए आगे कार्य करेंगे तो आपको इस चीज़ों में बहुत अधिक कठिनाई का सामना क्या नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद प्रतिमा हम जानते हैं कि छात्रावास में एक निगरानी समिति होती है, और यह निगरानी समिति के समय हम अपने क्या कर सकते हैं, जो अधोसंरचना में हमको समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में हम उस समिति को बता सकते हैं। उस समिति गाँव के सरपंच होते हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, आपका स्थानीय स्तर पर सहयोग कर सकते हैं। तो इस सहयोग के द्वारा भी हमें प्रबंधन को क्या करना है, प्रभावी करना है। और अंत में विभिन्न प्रकार के कबाड़ की वस्तुएं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि कुछ एक छात्रावास हैं राज्य में जहाँ पे पलंग जो होते हैं वो सड़ जाए रहते हैं, पलंग जो है खराब हो गए हैं। तो पलंग के जो एंगल हैं, इन एंगल का उपयोग करके एंगल और पलंग, टूटे पलंग को एक बाड़ जैसा बना दिया गया, एक अहाता जैसा बना दिया गया, और उस अहाते में फिर वो क्या कर रहे थे, किचन गार्डन का उपयोग कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो कबाड़ से जुगाड़ है या जो भी नवाचार हैं, इसके द्वारा हम भी क्या कर सकते हैं, प्रबंधन को, अधोसंरचना प्रबंधन को प्रभावी बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं मुख्य रूप से कि शासन द्वारा जो है कि क्या क्या वस्तुएं व्यक्तिगत तौर पे दी जाती हैं और कौन कौन सी वस्तुएं हमारे पास हैं और वस्तुओं का प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो छात्रावास में जो बच्चों को व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बच्चे को पृथक पृथक प्रदान किया जाता है, उसमें पलंग और गद्दा, चादर, कंबल, मच्छरदानी, थाली, गिलास, ये जो सभी चीज़ें हैं सभी बच्चों को नियमित रूप से मिलती हैं, एक एक बच्चे के नाम से उन्हें सुविधा उपयोग करने के लिए दी जाती है। इसके बाद जो संस्था में संचालन के लिए सामग्री चाहिए, उसमें सभी प्रकार के बर्तन हो गए, चूल्हा हो गए, फर्नीचर हो गए, टेबल चेयर हो गए, अलमारी हो गई, तो पंखे हो गए, लाइट्स हो गए। तो इस प्रकार की सभी सामग्री का प्रदाय कौन करता है, हमारा कार्यालय, उच्च कार्यालय करता है, जिसे हम सहायक आयुक्त कार्यालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद इन सभी सामग्रियों की एंट्री किसमें की जाती है, स्टॉक पंजी में की जाती है। ये सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा कि सभी प्रकार के सामग्रियों की एंट्री किसमें की जाती है, तो स्टॉक पंजी में की जाती है। यह स्टॉक पंजी भी दो प्रकार की होती हैं। वह सामग्रियां जो स्थायी प्रकृति की होती हैं, जैसे आपका स्थायी प्रकृति अर्थात जैसे आपका पलंग है, अलमारी है, इसकी प्रकृति कैसी, लंबे समय तक चलने वाली है, तो ये स्थायी पंजी में आते हैं। अस्थायी पंजी में हम किन्हें लेते हैं, मच्छरदानी हो गया, चादर हो गया, जिनकी एक लाइफ बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है, लाइट हो गया, बल्ब हो गया। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम किस में रखते हैं, अस्थायी सामग्री में रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी तक अधोसंरचना प्रबंधन में देखा क्या, कि हमें सबसे पहले जो उपलब्ध अधोसंरचना है उसकी सूची बनानी है,
पहले आप क्या बनाएंगे, जो जो आपके संस्था में उपलब्ध अधोसंरचना है उसकी सूची बनाएंगे। सूची के बाद ये देखेंगे किसमें किसमें मरम्मत की आवश्यकता है आपको। मरम्मत के पश्चात आप ये सूची बनाएंगे कौन प्राथमिकता किसकी सबसे ज़्यादा अधिक है। प्राथमिकता के बाद उसको उच्च कार्यालय को प्रेषित करेंगे। उच्च कार्यालय को प्रेषित करने के बाद वहां से उपयोग करेंगे, नहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था अर्थात निगरानी समिति और इसमें करेंगे। और लॉन्ग टर्म में आपका प्रबंधन कैसा अच्छा होगा, जब छात्रों को आप सहभागी बनाएंगे। तो ये विभिन्न पॉइंट्स है जो हम अधोसंरचनात्मक प्रबंधन में देख सकते हैं और देखते हैं। इस प्रकार से अधोसंरचनात्मक प्रबंधन प्रभावी होगा, अच्छा होगा और छात्रावास अधीक्षक शांतिप्रिय ढंग से अपने संस्था का संचालन कर सकेगा। इसके बाद देखते हैं कि संस्था में विभिन्न संस्थात्मक समस्याएं और निदान। आपको ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे कि मान लीजिए कोई समस्या आ गई है, जैसे आप CGPSC दिलाते हैं, CGPSC में CSET में सवाल आता है, CSET में कि आप क्या करेंगे, इस परिस्थिति हो गई और आप अधिकारी हैं तो आप क्या करेंगे। तो आपको ऐसे सवाल भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि आप अधीक्षक हैं और इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई तो आपके कदम क्या होंगे। तो इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए संस्था में अनधिकृत प्रवेश हो जाए, अनधिकृत व्यक्ति क्या कर रहे हैं, संस्था में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा इसका नियम क्या है। इसका नियम यह है कि संस्था में किसी भी व्यक्ति का बिना अनुमति के प्रवेश क्या है, वर्जित है। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी छात्रावास और आश्रम संचालित किए जाते हैं उनके द्वार पर यह लिखा होता है कि संस्था में बिना अनुमति प्रवेश करना वर्जित है। तो जब इस प्रकार की समस्या होगी, क्योंकि व्यक्ति अनाधिकृत रूप से आपकी संस्था में प्रवेश करना रहेगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले उसको सुनना आवश्यक है। अब दरवाजे में ही कोई आया है और आप उसे भगा दें, या आदर्श स्थिति नहीं है, आप क्या स्थिति करेंगे, आप उसे सुनेंगे कि भाई वो क्यों प्रवेश करना चाहता है, क्या उसकी समस्या है। और उसकी समस्या को सुनने के बाद अगर पहली स्थिति ये होगी कि आपको लगता है कि उसको प्रवेश करना आवश्यक है, तो आप उसे अनुमति प्रदान करेंगे और उससे संस्था में उपस्थिति होने की अनुमति देंगे। अब यहाँ पे आती स्थिति 2। स्थिति 2 ये कहते हैं कि वह अनावश्यक रूप से उसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, तो उससे पहले हमें क्या समझाना है कि भाई ये बच्चों की संस्था है, यहाँ पर अब बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार से कृत्य करते हैं। पहले प्यार से समझाना है और वह नहीं मानने पर अधीक्षक तुरंत क्या कर सकता है, समीपस्थ थाने को सूचना देकर उस पर FIR दर्ज कर सकता है। क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि प्री मैट्रिक छात्रावासों में कक्षा 6वीं से 10वीं तक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में कक्षा 11वीं से लेकर कॉलेज तक के छात्र निवासरत करते हैं, और आश्रमों में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक 3 प्रकार के हॉस्टल हैं। तो भाई छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से या नशे में या फिर किसी अन्य स्थिति में संस्था में प्रवेश ना करे। इसके बाद देखते हैं अगले क्रम में है, मान लीजिए किसी बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या करना है। तो छात्रावास संचालन का नियम ये कहता है कि उसे अविलंब उचित इलाज उपलब्ध कराना है, मतलब बिना किसी देरी के बच्चे को क्या करना है, उचित इलाज देना है। तो यहाँ पर यह होता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएंगे। उस समय आप ये नहीं देखना है कि स्वास्थ्य कैसा है, बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, मैं क्या करूं। प्राथमिक उपचार अगर आप अपनी संस्था में दे सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर गंभीरता बढ़ रही है तो आप तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में उसे क्या करना है, ले जाना है। स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने के उपरांत आपको क्या करना है, पालकों को सूचना देनी है, उच्च अधिकारी को सूचना देनी है। यह नहीं करना है कि तबीयत खराब हो गई तो आप पहले फ़ोन मिला रहे हैं कि पेरेंट्स को बुला देता हूँ, उनको दे देता हूँ बच्चों को और मैं छुट्टी पा लेता हूँ। तो ये आदर्श अधीक्षक का या अधीक्षक का कर्तव्य नहीं है। दायित्व क्या है कि सबसे पहले उसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना है, फिर उसके बाद उसके पालकों को सूचना देनी है, उसके उच्च अधिकारियों को सूचना देनी है, और बाद में जैसा डॉक्टर्स जो हैं उस स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स हैं, जैसा वो निर्देशित करते हैं कि भाई इसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाइए या इसे राज्य में किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, तो उच्च अधिकारी से संपर्क करके, उनके पालकों से संपर्क करके फिर आवश्यकता अनुसार कार्य करना है। तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी, उसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना। इसके बाद देखते हैं कि मान लीजिए कई बार आंधी तूफान की स्थिति में अचानक से विद्युत व्यवस्था क्षतिग्रस्त हो जाती है या संस्था में चलते चलते कुछ ऐसा गंभीर टूट हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या करना है। तो उस स्थिति में समस्या की सबसे पहले गंभीरता का आकलन करना है अधीक्षक को कि समस्या किस प्रकार से गंभीर है। मान लीजिए आपके प्रांगण में बिजली वायर आया है, तार टूट गया, OHV तार टूट गया, तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको दिख गया विद्युत का तार टूटा है, तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को उस तार से दूर रखेंगे, सुरक्षित स्थान पर रखेंगे उन्हें, और तत्काल आप क्या करेंगे, बिजली विभाग को सूचित करेंगे कि आप ये विद्युत आपूर्ति बंद करवा दीजिए। विद्युत आपूर्ति बंद होने के उपरांत अपने उच्च अधिकारी को सूचना करेंगे, आप SDM को सूचना देंगे, ताकि वो तत्काल क्या कर सके, उस बिजली के वायर को क्या कर सके, जुड़वा सके।
दूसरी स्थिति ये हो सकता है, मान लीजिए विद्युत बिजली चमकी है और आपके यहाँ लगभग सभी पंखे और सभी लाइट क्या हो गए, फ्यूज हो गए हैं या उड़ गए हैं। तो उस स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे, आप अपने उच्च कार्यालय को सूचित करेंगे, उसके उपरांत आप जो भी बिजली विद्युत कर्मी है उससे उन चीज़ों की मरम्मत कराएंगे। तो यहाँ पर क्या है, आप स्थिति को देखते हुए उसका आकलन लेंगे। स्थिति आंशिक है तो आप तत्काल मरम्मत कराएंगे कि बिना पानी बिजली बिजने के तो किसी को रख नहीं सकते हैं, तो पहले आप मरम्मत करेंगे, उसके बाद उच्च कार्यालय को सूचना देंगे। गंभीर स्थिति होती है तो आप तुरंत उच्च कार्यालय को सूचना देकर वैकल्पिक व्यवस्था क्या करेंगे, निर्मित करेंगे। इसके बाद देखते हैं तीसरी, कई कई बार संस्थाओं में अवैध वसूली, चंदा या धमकी देकर वसूली। आजकल आप जानते हैं कि यूट्यूब जब से प्रारंभ हुआ है तब से अघोषित पत्रकार, मतलब वो जो किसी भी चैनल या किसी भी पत्रकारिता के द्वारा नहीं जुड़े हैं लेकिन अपने आप को पत्रकार कहते हुए क्या करते हैं, वसूली और चंदा का कार्य करते हैं। कोई राजनीतिक दल भी आते हैं तो वसूली, चंदा, इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। तो ऐसा कुछ होता है तो अब क्या होगा, तो ऐसा कुछ होने पे सबसे पहले अगर कोई संस्था में आपका आता है तो उसके आने का प्रयोजन आपको जानना है कि भाई आने का आपका प्रयोजन क्या है। वो कहते हैं कि हम निरीक्षण करने आए हैं, या हम देखने आए हैं, या हम बच्चों का इंटरव्यू लेने आए हैं कि उनको सुविधाएं मिल रही है कि नहीं। तो इस स्थिति में आपको ये पूछना है, क्या आपने उच्च कार्यालय से अनुमति ली है आने का। और अगर उच्च कार्यालय से अनुमति लिया है उन्होंने, तो बिल्कुल आप उन्हें बैठा सकते हैं, बच्चों से मिला सकते हैं। और उन्होंने किसी प्रकार की अनुमति अगर प्राप्त नहीं की है तो उन्हें सीधे से विनम्र अनुरोध कर सकते हैं कि भैया आपने उच्च कार्यालय से अनुमति नहीं ली है, आप अनुमति लेके आइए, उसके बाद मैं आपको संस्था का निरीक्षण या संस्था में बच्चों से बातचीत इस तरीके का कार्य करने दूंगा। और इसके बाद भी अगर आपके प्यार से समझाने के बाद भी कोई अगर व्यक्ति नहीं समझता है तो फिर पुनः आपके पास FIR कराने का एक क्या होता है, आधार प्रस्तुत होता है। तो सबसे पहले आपको इससे बातचीत के द्वारा, चर्चा के द्वारा इस मसले को सुलझाने का प्रयास करना है। एकदम आते ही किसी को हाइपर नहीं होना है कि तुम मेरे संस्था में नहीं जा सकते, मैं FIR कर दूंगा, ये स्थिति नहीं है। आदर्श स्थिति क्या है, आने का प्रयोजन जानिए, उन्होंने अनुमति ली है कि नहीं ये जानिए। अनुमति ली है तो ठीक है, नहीं ली है तो आप क्या कर सकते हैं, अनुमति लेने को कह सकते हैं। और एकदम ही अड़ जाए वो और आपसे मतलब गलत बिहेव करे, गलत व्यवहार करे, तो आप प्राधिकृत हैं कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई या उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले अलग अलग हमारी समस्या आती है कि अगर छात्रों को मान लीजिए भोजन आदि से कोई से समस्या उत्पन्न हो रही, तो ऐसी स्थिति में अधीक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तो सबसे पहले चर्चा करनी चाहिए कि छात्रों को चर्चा करनी चाहिए कि उनको मेस व्यवस्था में क्या समस्या हो रही है और उस समस्या को चर्चा से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर चर्चा उपरांत ये लगता है कि जो समस्या है वह संस्थागत स्तर पर नहीं संभल सकती है तो उससे क्या करना चाहिए, उससे उच्च अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। और इसका सबसे प्रभावी क्या है कि सप्ताह में प्रति सप्ताह एक बार छात्रों की अवश्य आकस्मिक रूप से बैठक हर सप्ताह लेनी चाहिए ताकि बच्चों के मन में क्या है ये संस्था अधीक्षक को क्या कर सके, पता चल सके। इसके बाद अगली समस्या में देखते हैं कि कई बार बच्चे अनुशासन विरुद्ध कार्य करते हैं। मान लीजिए रात को बच्चे कहीं कूद के चले गए या फिर बच्चे ने किसी को मार दिया, पीट दिया या चोरी कर लिया, तो इस प्रकार से अवांछित कार्य बच्चे नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो क्या, क्योंकि बच्चे हैं, प्रवृत्ति है शैतानी करने की, तो जब ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो बच्चों को समझाना है। समझाने के बाद बच्चे को ये देखना है कि अगर वो उसे कार्य सुधरता है कि नहीं। कार्य नहीं सुधरता है तो उसके पालकों को सूचित करना है। पालकों को सूचित कर दिए, पालकों को चेतावनी दिए कि भाई बच्चा अगर इस प्रकार से अलग फिर से करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब फिर भी बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसे निगरानी समिति में उसके जो समस्या है, उसका जो मैटर है, उसे निगरानी समिति में रखना है। निगरानी समिति में रखने के बाद निगरानी समिति से अनुमोदन और निगरानी समिति से निर्णय उपरांत अगर बच्चा अब भी नहीं समझ रहा है तो उसे संस्था से क्या किया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है। ये इसकी प्रक्रिया है, इससे आप सभी ध्यान रखिए। तो सबसे पहले इसमें हम सिर्फ योग की प्रारंभिक जानकारी लेंगे, डीप योग हम इस पे नहीं करेंगे। तो इससे थोड़ा मोटा मोटा आप जानिएगा कि योग क्या है और योग जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले देखिएगा योग जरूरी क्यों है। तो योग से क्या होता है कि जो भी वातावरण है, जो भी इन्वायरमेंट है, उसके लिए अनुकूलता आती है। इन्वायरमेंट में हम किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, तो ये इन्वायरमेंट से एडजस्टमेंट कौन सिखाता है, ये योग से होता है। तो इसलिए योग करना आवश्यक है। दूसरी बात, आप सभी जानते हैं कि योग जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, शरीर को स्वस्थ रखना है और स्वस्थ रखने के कारण योग करना आवश्यक है। इसलिए प्रतिवर्ष 21 जून को आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।
योग दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 जून को, इसे आपको याद रखना है। तो चूंकि योग जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसे विस्तृत रूप से मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि योग से क्या होता है, कि छात्रावास में योग करना क्यों आवश्यक है। कि छात्रावास में जब बच्चे योग करते हैं तो उनसे शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास क्या होता है, इससे संभव हो पाता है। बच्चे अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं और उनकी जो बुद्धि है, उनका मन है, वो एकाग्र होने लगता है और शारीरिक विकास भी क्या होने लगती है, योग से होने लगती है। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि योग क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना के समय, कोविड काल के समय लोगों ने योग को अपनाया था और योग से हमने देखा कि इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। तो जब बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो बच्चा क्या होगा, बहुत कम बीमार पड़ेगा, और वो कम बीमार पड़ेगा तो अधीक्षक की भी कार्य क्षमता अच्छी दिखेगी और साथ ही साथ सकारात्मक सोच और रुचि से वो अपना हर कार्य करेगा। तो इसलिए यहाँ पे छात्रावासों पे, आश्रमों पे, स्कूलों पे योग करना आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं कि योग के पूर्व क्या सामान्य निर्देश हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि जब बच्चों को अधीक्षक की या शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को जो योग से लाभ है वो तो स्पष्ट रूप से बताए। आप अगर सिर्फ बच्चों को ये कहेंगे कि योग करना है, चलिए इतने बजे खड़े हो जाइए, योग प्रारंभ कर दीजिए, तो बच्चा उतनी रुचि नहीं लेगा। तो योग करने से पहले अगर आप उससे लाभ बताएंगे, योग से बच्चे आपको क्या क्या फायदा होगा, क्या आप उससे अच्छा हो पाएंगे, तो बच्चे उसमें रुचि लेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है योग से लाभ के बारे में बच्चों को क्या करना, सूचित करना। उसके बाद जो योग करता है उसे विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है योग के लिए, कि जैसा कि योग करना है उसे स्वयं ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी पूरी जानकारी भी छात्रों को उपलब्ध कराना जरूरी है। क्योंकि आप अगर आधे ज्ञान से अगर आप योग करेंगे तो वो आपके शरीर के लिए हानिकारक होगा और उसमें दुर्घटना होने के भी चांस ज़्यादा है। इसके बाद अगला पॉइंट हमें याद रखना है कि योग के लिए क्या आवश्यक है, एकाग्रता आवश्यक है। अगर मान लीजिए शिक्षक ने, अधीक्षक ने योग के बारे में जानकारी दी है और बच्चा उसे सुन नहीं पाया है, समझ नहीं पाया है और वो गलत तरीके से योग करता है, तो मांसपेशियों में खिंचाव और इस प्रकार से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो एकाग्रता आवश्यक है, जिससे दुर्घटना क्या होगी, कम होगी। इसके पश्चात ये है कि योग सदैव कैसे करना है, खाली पेट पे करना है, ये सभी आप जानते हैं। और योग में सिर्फ आसन नहीं करना है, संस्था के बच्चों को, छात्रावास के बच्चों को योग के साथ आसन और प्राणायाम का भी ध्यान करना आवश्यक है। तो आसन और प्राणायाम दोनों मिलाकर योग करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षक को स्वयं योग आदि की विस्तृत जानकारी होना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। अगर शिक्षक इन जानकारी को लेगा तभी वह बच्चों को उसके लाभ बता पाएगा और बच्चों को सही तरीके से क्या कर सकेगा, योग के लिए बच्चों को सही तरीके से गाइड कर सकेगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि योग का जो नियमित समय है वो सदैव नियमित होना चाहिए, पूर्व निर्धारित होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने मन में उस प्रकार से तैयार हो सकें। ऐसा नहीं कि चलते फिरते आप कभी भी कहते चलो योग करते हैं, तो इस प्रकार से नहीं करना है। योग के लिए क्या करना है, एक निर्धारण, समय का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है और एक नियमित रूप से योग करना आवश्यक है। इसके बाद आगे देखते हैं कि महत्वपूर्ण योगासन और प्राणायाम क्या क्या हैं जो संस्थागत स्तर पे, प्रारंभिक स्तर पे या छात्रावास स्तर पे किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले प्राणायाम में आप सभी जानते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से आप सभी को पता है कि एकाग्रता बढ़ती है, तो बच्चों को विशेष रूप से कराना चाहिए। इसके बाद आसन में हैं, जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं उन्हें पवन मुक्तासन कराना चाहिए। साथ ही साथ अन्य जो महत्वपूर्ण आसन हैं, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन आदि भी बच्चों को क्या करना चाहिए। इसके बाद जब बच्चे आसनों में और योग में और प्राणायाम में कुशल हो जाए तो सूर्य नमस्कार भी एक आदर्श आसन है जो सभी आसनों को सम्मिलित लाभ देता है। तो सूर्य नमस्कार भी क्रियाकलाप में ऐड करना चाहिए। इसके बाद चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ फिर से बताना चाहूँगा, जो आसन है मैं उन्हें डील नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कॉमन योग प्रोटोकॉल है उसका PDF का लिंक में डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप इसे
पढ़िए। इसमें सारी जानकारी, सारे योगासनों की जानकारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोटोकॉल बनाया है, कॉमनली जो हर व्यक्ति कर सकता है, उसका ये पीडीएफ रहेगा इस पे। और इस पीडीएफ को आप एक बार अध्ययन कीजिएगा। यहाँ पे मैं आसनों और प्राणायाम के भी डिटेल नहीं कर रहा हूँ, आपको वो पीडीएफ का लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा, उसे आप पढ़िएगा। इसके बाद चलते हैं कि योगासन में क्या सावधानी हमें संस्थागत स्तर पर रखना चाहिए। तो सबसे पहले है, योगासन के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि जब पसीना आता है, शरीर हीटेड रहता है, तो अचानक से ठंडे पानी के साथ जो है साम्यावस्था शरीर की बिगड़ती है, इसलिए तुरंत स्नान नहीं कर देना चाहिए। पसीने के सूखने के बाद ही या लगभग 30 से 40 मिनट के बाद ही क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है, जो बच्चों को ध्यान रखना है कि योगासन करते समय अगर उसका सर्वाधिक लाभ लेना है तो जो श्वास है वो किससे लेना है, नाक से लेना है। ये बच्चों को बताना है बार बार कि सांस किससे लेना है, नाक से ही लेना है, मुंह से सांस नहीं लेना है योग करते समय। इसके बाद कोई भी अगर असुविधा हो तो बच्चों को ये समझाना है कि योग आसन करते समय अगर कोई असुविधा हो तो तत्काल आप क्या करें, बच्चे सूचित करें। ऐसा नहीं कि डर के वो करे जा रहे हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है किसी आसन को करने में, तो ऐसा भी नहीं हमें करना है। उन्हें बताना है कि उन्हें तकलीफ हो रही है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सूचना देना है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कम जानकारी या अल्प ज्ञान पर योग नहीं करना है। आप सभी एक लोकोक्ति या कहावत जानते हैं, नीम हकीम खतरे जान। तो इस प्रकार से आपको नहीं करना है। कम जानकारी हो या अल्प ज्ञान हो तो योग को नहीं करना है। योग सदैव योग प्रशिक्षित व्यक्ति या जानकार व्यक्ति के साथ ही करना है। ये वो लिंक है जो मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डालूंगा। कॉमन योग प्रोटोकॉल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इसे आप एक बार पढ़िएगा योग के लिए। तो इतनी सामान्य जानकारी थी, प्रारंभिक जानकारी थी योग के लिए। इसके बाद चलते हैं बाल मन में। तो बाल मन नाम से स्पष्ट है, बाल अर्थात छोटे बच्चों का मन, किशोरों का मन। आप सभी जानते हैं कि प्री मैट्रिक छात्रावासों में कक्षा 6वीं से 10वीं तक के बच्चे रहते हैं। अमूनतम इनकी उम्र 10 वर्ष से लेकर रहती है। 10-11 साल से बच्चे रहते हैं यहाँ पे। अधिकांशतः बच्चों की उम्र 11 साल रहती है और उससे बड़े बच्चे रहते हैं। तो ये सभी जो बाल मन हैं, इनको इसके बारे में जानना, इसके बारे में समझना अत्यंत आवश्यक है। बाल मन को समझना तो क्या है, तो सबसे पहले देखिएगा कि बाल मन को समझना क्यों जरूरी है, क्यों आपके सिलेबस में बाल मन या बाल मनोविज्ञान वाला टॉपिक डाला गया है। तो ये सबसे बहुत जरूरी है कि छोटे बच्चे, जो संस्था में बच्चे रहते हैं, वे बहुत संवेदनशील होते हैं। उनका मन क्या होता है, बहुत संवेदनशील होता है और छोटी से छोटी बात भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो जो बातें अगर उन्हें प्रभावित करती है और अधीक्षक या शिक्षक उनके बाल मन को समझता है, तो वह ऐसी बातें नहीं करेगा। दूसरी बात, सभी बच्चों की रुचि, विचार और व्यक्तित्व में अंतर रहता है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी प्रकार से जो बच्चे हैं उनकी भी रुचि, विचार और व्यक्तित्व में अंतर होता है। और एक जैसा एक नियम या एक अनुशासन या एक ढर्रे पे सभी बच्चों को नहीं ले सकते, इसलिए उनके बाल मन को समझना जरूरी है, जिससे उनका विकास और उनके अच्छे अवसर हम क्या कर सकेंगे, प्रदान कर सकेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि बच्चों के परिवेश, मतलब इस माहौल में रह रहे हैं, किस परिवेश में रह रहे हैं, उसका उसके प्रभाव पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए बच्चा ऐसी जगह पे रह रहा है, ऐसे घर से आ रहा है जहाँ वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, तो उस बच्चे की टेंडेंसी कैसे होगी, वह भी उद्वेलित हो जाएगा, जल्दी उग्र हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे के परिवेश का व्यवहार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको भी समझने के लिए बाल मन को समझना जरूरी है। तो ये मोटा मोटा है कि क्यों बाल मन को समझना जरूरी क्यों है। बाल मन का उद्देश्य क्या है, बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे की रुचि, सोच और व्यवहार को क्या करना है, समझना है। अब बच्चे की रुचि, सोच और व्यवहार को समझ लेंगे तो उन्हें अच्छे व्यवहार के लिए मार्गदर्शन करना है, उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाना है। और जब उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाएंगे तो वो वातावरण भी, एनवायरनमेंट भी आप अच्छे बाल मन के लिए डेवलप करेंगे, बच्चों के विकास के लिए वातावरण भी निर्मित करेंगे। इसके बाद चलते हैं आगे कि बच्चों से व्यवहार कैसे करना चाहिए। सब कॉमन बातें हैं जो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार नहीं सुनिएगा कि सबसे पहले जिस प्रकार से किसी बड़े से आप बात कर रहे हैं, उसी प्रकार का आदर, उसी प्रकार का सम्मान बच्चों को भी देना चाहिए। आप मान लीजिए आप किसी जगह पे हैं, आप बड़ों से आप कह रहे हैं, तो कोशिश कीजिए आप बच्चों से भी आप करके बात करें। तू, तुम, इस तरह की चीज़ें बच्चों को उद्वेलित करती हैं, कई बार बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। तो अब आदर देंगे तो बच्चा आपके आदर करेगा,
संस्थागत स्तर पे बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप बच्चों को आदर देंगे तो बच्चा भी आपको रिटर्न में क्या करेगा, आदर देगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है कि बच्चों की, किसी भी बच्चों की समस्या को गंभीरता से क्या होना चाहिए, सुनना चाहिए। जो भी समस्या है उसे जो छोटी से छोटी बात अगर बच्चा आपसे कह रहा है तो उससे बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए। मान लीजिए बच्चा कोई पहली बार कोई बात करने आया, उस समय वो बात इतनी गंभीरता नहीं थी। फर्स्ट टाइम कोई बच्चा आपके पास आया और वो बात इतनी गंभीरता से नहीं थी, आपने उसकी बात को अनसुना कर दिया, सुना नहीं आपने उसकी बात को, तो अगली बार जब गंभीर बात होगी तो बच्चा बस आने से डरेगा। वो जब प्रारंभ में प्राथमिक बात नहीं कर रहे हो, आप उससे नहीं रिप्लाई करोगे अच्छी तरीके से, तो आगे आने वाली बातों को भी आपसे नहीं करेगा। इसलिए हमेशा बच्चों की समस्या को गंभीरता से लेना है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, और उन्हें सुनना है। तीसरी बात है कि बच्चों को प्रत्येक कार्य में प्रोत्साहित करना है। मतलब अगर बच्चा कोई भी अच्छा कार्य कर रहा हो तो उसे प्रोत्साहन देना जरूरी है। ये प्रोत्साहन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ अगर बच्चा कोई अकेले गलती कर लेता है तो उसे सबके सामने मत डांटिए। सबके सामने डांटने से बच्चों का आत्मविश्वास जो है वो वीक हो जाता है, वह डरने लगता है, और साथ ही साथ वह उस उग्र स्वभाव उसके अंदर जनरेट होता है कि मुझे सबके सामने डांट दिए तो मैं इसका बदला लूंगा या इस तरीके की कोई अलग चीज़ करूंगा। तो बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए, अकेले में समझाना चाहिए उनके लिए। साथ ही साथ ये हम जानते हैं कि सभी बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है। जरूरी नहीं कोई एक छात्र पढ़ाई में अच्छा हो तो वह खेल में अच्छा नहीं होगा, या किसी के अंदर आर्ट्स एंड कल्चर का अच्छा नॉलेज हो। तो इस प्रकार से उनकी रचनाशीलता में किसी भी प्रकार की वृद्धि करना भी हमारे बाल मन के लिए आवश्यक है, कि बच्चों की रचनाशीलता में वृद्धि करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा का भाव, जब आप बच्चे को सुनेंगे, बच्चे की चीज़ों को दूर करेंगे, तो बच्चे के अंदर एक सुरक्षा का भाव आएगा। आश्रम छात्रावास में जब नए नए बच्चे आते हैं तो उनके अंदर एक डर का माहौल रहता है। तो अधीक्षक अगर उन्हें सुरक्षा का भाव डेवलप कराएगा कि भाई तुम डरो मत, मैं हूँ यहाँ हमेशा, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो जब आप बच्चों को ये एहसास कराएंगे तो बच्चे आपसे अपने मन की सारी बातें कहने लगेंगे। तो ये बहुत जरूरी है बाल मन के बारे में। इस प्रकार से व्यवहार हमें बच्चों के साथ करना है। इसके बाद क्या व्यवहार बच्चों से नहीं करना है, तो सबसे पहले एक है उपेक्षा नहीं करनी है। बच्चों का कभी भी अपमान नहीं करना है, उन्हें डराना नहीं है, असम्मान नहीं करना है, उन्हें हतोत्साहित नहीं करना है और असहयोग नहीं करना है। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तुलना नहीं करनी है। बच्चों के जब आप तुलना करते हैं किसी दूसरे बच्चे के सामने तो आप वह दूसरे बच्चों से मनमुटाव करने लगता है। तो आपको प्रतिस्पर्धा करवानी है बच्चों के बीच, तो कैसी प्रतिस्पर्धा करानी है, सकारात्मक, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा करानी है, तुलना नहीं करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद चलते हैं आगे कि बच्चों के विकास में जो शिक्षक है या अधीक्षक है वो किस प्रकार भूमिका निभा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, आप सबसे पहले यह बात जानें कि बच्चे कोई भी बातें आप एक कहने से नहीं, आपको देख कर सीखते हैं। कि आप क्या कर रहे हैं उसे देखकर बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। तो इसलिए क्या जरूरी है कि अधीक्षक का जो आचरण है वो बच्चों के सामने सदैव अच्छा होना चाहिए। अगर अधीक्षक को लग रहा है कि बच्चे गाली ना दें, गाली गलौज ना करें, तो उसे भी उस प्रकार का आचरण करना होगा, उसे उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। इसलिए स्वयं का अनुशासित व्यवहार क्या है, बहुत अधिक आवश्यक है। उसके मन में सकारात्मक विचार होने चाहिए कि किसी बच्चे के लिए अपने मन में नकारात्मकता या प्री डिफाइंड या ये बच्चा ऐसा ही है, इस पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। विचार कैसे रखने चाहिए, सकारात्मक रखने चाहिए। साथ ही साथ हर बच्चे का एक स्तर है। तो आप एक इंटेलिजेंट बच्चा है, मान लीजिए पढ़ाई में अच्छा है, तो आप उससे तुलना करके दूसरा बच्चा जिसे पढ़ाई में कम रुचि है सेम कंपेयर मत कीजिए। तो मानसिक स्तर के अनुरूप व्यवहार कीजिए कि बच्चे, हर किसी बच्चे का मानसिक स्तर अलग अलग होता है। तो अधीक्षक की भूमिका है कि उनके मानसिक स्तर के अनुरूप व्यवहार करें, और सबसे महत्वपूर्ण जो है अच्छे कार्यों के लिए सदैव प्रोत्साहित करें। साथ ही साथ आप जानते हैं कि अच्छे कार्य जो है वो पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। अधीक्षक का कार्य यह है कि छात्रावास का प्रबंधन करते हुए बच्चों को अच्छी आदतें सिखाए, और इन अच्छे आदतों के कारण संस्था का जो संचालन है वो बहुत सुगम होता है। तो इसलिए बच्चों को कला, संगीत, इस प्रकार की गतिविधियों में क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे बच्चे पॉजिटिव रहें। और दूसरी चीज आप एक जानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, जैसे एक टैगलाइन है, आप सभी जानते हैं। तो बच्चों को जब एंगेज रखेंगे, अच्छे कार्यों में एंगेज रखेंगे, किसी भी प्रकार की गतिविधियों में एंगेज रहेंगे, तो उनका दिमाग खाली नहीं होगा और शैतान उनके दिमाग में आएगा नहीं। इसलिए संस्था भी क्या होगी, आपकी सुचारू रूप से चलेगी। तो इतनी बातें हमने बाल मन के लिए